बिछ गई सियासी विसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो बीजेपी बेचैन है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी घबरा गई है। बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अडानी की सच्चाई खुलने से बीजेपी हताश है। जी हां, ये सारे इल्जाम आज कांग्रेस नेताओं की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेताओं ने आज बीजेपी पर चौतरफा हमला बोला है। वैसे तो कांग्रेस हमेशा से बीजेपी की कमजोरियों को उजागर करती रही है, लेकिन आज कांग्रेस नेताओं के तेवर काफी तल्ख थे, क्योंकि बात एक बार फिर ईडी की कार्रवाई से जुड़ी है। जी हां, ईडी आप जानते हैं, प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसका शॉर्ट फॉर्म ईडी। ईडी का नाम सुनते हुए कई लोग अलग अलग बातें करने लगते हैं। तो आज दरअसल छत्तीसगढ़ में फिर से ईडी ने कोयला घोटाले से जुड़े नाम पर जो लोग कोयला घोटाले से जुड़े हुए हैं उनके नाम पर कांग्रेस से जुड़े हुए कई नेताओं को और कारोबारियों को के ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बता दूं कि आज से ठीक 4 दिन बाद यानी 24 से 26 फरवरी के बीच कांग्रेस का महाधिवेशन रायपुर में होना है, जिस पर सारे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। अधिवेशन में कांग्रेस के 15,000 पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे, जिसमें आगामी चुनावों की रणनीति और भारत जोड़ो यात्रा के अगले चरण यानी कि पार्ट 2 की चर्चा होगी, उस पर विमर्श होगा। लेकिन इस अधिवेशन के पहले ही ईडी ने बड़ी छापेमारी राज्य में की है। ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में, शायद आपको याद हो, और उसके बाद अभी पिछले ही महीने जनवरी में इसी तरह की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में की थी। तब भूपेश बघेल ने केंद्र पर ईडी का गलत इस्तेमाल करके राजनेताओं और अफसरों को डराने का आरोप लगाया था। उनका कहना है कि यह राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। अब कांग्रेस अधिवेशन और इस साल के अंत में होने वाले चुनाव, खासकर जो छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो इन चुनावों के पहले ईडी की यह बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसके बाद सियासत में नई हलचल हो गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस कार्रवाई पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। सीएम बघेल ने क्या कुछ कहा, आइए जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी जो कह रहे हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आगे बढ़ते हैं। एक चीज बताइए, ये किस मामले में जांच कर रहे हैं, ये पता है आपको? और अधिवेशन के ठीक पहले करने का आवश्यकता क्या है? अधिवेशन के पहले भी कर सकते थे। यदि जिन मामलों की वो बात कर रहे हैं, वो पहले भी कर सकते थे, महीने 2 महीने पहले भी कर सकते थे, महीने भर बात कर सकते थे। लेकिन ठीक अधिवेशन के 4 दिन पहले करना क्या बताता है? इधर से कोई सवाल चर्चा है। हाँ जी, चर्चा है। पिछले समय आप देखें, ईडी के प्रेस नोट के पहले रमन सिंह के प्रेस नोट जारी हो जाता है, और हूबहू वही जो रमन सिंह ट्वीट करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, वही प्रेस नोट हूबहू शब्दशः जारी ईडी के प्रवक्ता जारी करते हैं। तो क्या ईडी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है या रमन सिंह ईडी के प्रवक्ता है? दूसरी बात भी बताऊंगा, आदरणीय मोहन मरकाम जी ने आंकड़े सब दिए, किस किस विपक्षी दल को कितने कितने छापे पड़े। ये भी बताना चाहूंगा कि 5,000 ईडी के छापे पड़े, अभी तक उसमें से 33 ही वो प्रमाणित कर पाए। इतना खराब परफॉर्मेंस। तो आप सुन रहे थे भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से और अडानी की सच्चाई खुलने से भाजपा हताश है। यह छापा ध्यान भटकाने का प्रयास है। देश सच जानता है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो कांग्रेस जहां लड़ने के लिए तैयार दिख रही है, तो वहीं वो बीजेपी के लिए चुनौती भी पेश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे कायराना हरकत बताया है। उन्होंने कहा है कि हम इस कायराना धमकियों से डरने वाले नहीं हैं।
जरा देख लेते हैं क्या कुछ ट्वीट करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सारी बातें यहां लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि पिछले 9 सालों में ईडी ने जो रेड की है उसमें 95% विपक्षी नेता हैं और सबसे ज्यादा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ है। और रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन के पहले मोदी सरकार द्वारा ईडी का दुरुपयोग कर छत्तीसगढ़ के हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर छापा मारना भाजपा की कायरता को दर्शाता है। हम इन कायराना धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता से भाजपा की बेचैनी दिखने लगी है। मोदी जी में जरा भी ईमानदारी है तो अपने परम मित्र के महाघोटालों पर रेड करे। लोकतंत्र को कुचलने के इस प्रयास का हम डटकर सामना करेंगे। ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के मुखिया हैं, इस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो आपको बता दूं, शायद आपको पता ही है कि अडानी मुद्दे पर बीजेपी सरकार बैकफुट पर है। पिछले पीएम नरेंद्र मोदी ने आज तक एक शब्द, चाहे संसद में हो चाहे संसद के बाहर हो, अडानी का अ तक नहीं कहा है। और इस पर उनकी जो चुप्पी है, देश से लेकर के विदेश तक इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं मोदी जी से कि आखिर आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है। जो घोटाला सामने है उस पर कार्रवाई की जगह विपक्षी दलों से जुड़े लोगों पर कार्रवाई से निश्चित ही बीजेपी ने अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर ली हैं। कांग्रेस ने तो अपने इरादे बतला दिए हैं कि वो अब डटकर मुकाबला करेगी। आज इस कार्रवाई पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं। जयराम रमेश और दूसरी तरफ उनके साथी जो हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन पहले सुनते हैं जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला अभी, जिसकी जानकारी रोज कुछ ना कुछ आती रहती है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के पसंदीदा पूंजीपति गौतम अडानी के बारे में जो जानकारी निकल रही है रोज, उनके कारनामे की, सब गैर कानूनी कारनामे, उस पर तो कोई जांच नहीं होती। उस पर जेपीसी की मांग नकारा जाता है। जहां छापे होने चाहिए, जहां कानून का उल्लंघन हुआ है, वहां तो छापे नहीं पड़ते। और कई मिसाल पवन जी ने आपको बताए हैं, जो फेयर एंड लवली के नाम पर आज बीजेपी के सदस्य बन गए हैं। पर ये छापा चलता रहेगा, आज हो सकता है कल भी होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। पर एक बात हम बिल्कुल साफ करना चाहते हैं कि हमारे लिए हम कोई चीज़ छिपा नहीं रहे हैं। छापे होने दीजिए, हम इसका मुकाबला करेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं। हमारा महाअधिवेशन चलेगा 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को। हाथ से हाथ जोड़ो जो टैगलाइन है, उसके आधार पर यह महाअधिवेशन हो रहा है, वो चलता रहेगा। और भारत जोड़ो यात्रा में जो हमने सफलता हासिल की है, जो परिवर्तन हम लाए हैं हमारे राजनीति में, हमारे संगठन में, वो बरकरार रहेगा। शुक्रिया। तो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस उत्साहित है और दूसरी तरफ महाधिवेशन, हाथ से जोड़ो हाथ अभियान, और इस बीच ईडी की कार्रवाई, इस पर अपनी बात रख रहे थे जयराम रमेश। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ईडी ने रायपुर में पार्टी के 3 दिवसीय पूर्ण सत्र से कुछ दिन पहले कांग्रेस नेताओं से जुड़े परिसरों की तलाशी ली है और ये अमृतकाल नहीं, ये अघोषित आपातकाल है। वहीं पवन खेड़ा ने ईडी को नया नाम दिया है। उन्होंने इसे इलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को खत्म करने वाला बताया है। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लेते हैं। 2004 से 14 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो ईडी ने 112 बार छापे मारे थे। पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी ने मारे हैं। और सिर्फ राजनीतिक दलों को और राजनेताओं की लिस्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो 95% छापे विपक्ष पर ईडी ने डाले हैं। नेशनल हेरल्ड, आपको सबको मालूम है, रेड हुई थी। राहुल गांधी जी से 50 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी, शायद 55 घंटे की पूछताछ थी। हमारी
पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से लगातार 3 दिन तक पूछताछ की ईडी ने। हमारे वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के से भी पूछताछ हुई, 7-8 घंटे की पूछताछ उनसे हुई। और अब छत्तीसगढ़ में आज सुबह से लगातार रेड्स चल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से तो बौखलाए हुए हैं ही प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी। हमारा महाअधिवेशन भी वहां होने वाला है, ये आप सब जानते हैं। वरिष्ठ नेताओं पर, हमारे ट्रेजरर पर, हमारे कुछ एमएलएस पर, कुछ निगम के चेयरमैन पर, एक प्रवक्ता पर, इन सब के यहां आज सुबह से रेड डाली जा रही है। मैं नाम भी बता देता हूं। हमारे कोषाध्यक्ष हैं रामगोपाल अग्रवाल जी, हमारे भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव जी, गिरीश देवांगन एक निगम के चेयरमैन हैं, आरपी सिंह एक प्रवक्ता हैं, विनोद तिवारी हैं और सनी अग्रवाल ये भी एक निगम के चेयरमैन हैं। तो आप सुन रहे थे पवन खेड़ा को। जब जांच एजेंसियों की 95% यानी कि 95% कार्रवाई विपक्षी दलों पर होगी तो सवाल उठने लाजमी है दोस्तों कि क्या जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचार केवल विपक्ष में ही नजर आता है? क्या मोदी सरकार इस पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ भ्रष्टाचार का खात्मा कर पाएगी? आप याद कीजिए कि भ्रष्टाचार के दम पर ही 2014 का चुनाव मोदी सरकार जीत करके आई थी। मोदी जी जीत के आए थे, केंद्र में मोदी जी थे। और उससे पहले अन्ना हजारे, शायद आपको याद होगा, भ्रष्टाचार, काला धन, क्या क्या नहीं हुआ था उस समय, क्या क्या नहीं कहा गया था। खैर, इस बीच राहुल गांधी ने आज से मोदी सरकार पर अपने हमले को तेज करते हुए एक सीरीज की शुरुआत की है, जिसका पहला एपिसोड अदानी की उड़ान नाम से है। आइए उसकी बानगी देख लेते हैं, एक छोटा सा, और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग बहुत लंबा सुन रहे हैं, लेकिन सप्ताह की शुरुआत है, बहुत सारी चीजें हैं और रखना जरूरी है। सुनिए जरा, देखिए जरा। पार्लियामेंट हाउस में मैंने नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है, यह सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई। बिना एक्सपीरियंस के कोई भी बिजनेस शुरू करना और उस बिजनेस में देश के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठा लेना, प्रधानमंत्री जी ये जादू सिर्फ अदानी जी के लिए। नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 6 हवाई अड्डों को प्राइवेटाइज करने के प्रस्ताव को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया। फरवरी 2019 में सरकार के नजदीकी अडानी समूह को पीपीपी मॉडल के तहत लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, अहमदाबाद, मैंगलोर और गुवाहाटी में 6 हवाई अड्डों के विकास, संचालन और रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये खबर ध्यान देने वाली इसीलिए है क्योंकि अडानी समूह के पास हवाई अड्डों के संचालन या प्रबंधन का कोई पिछला अनुभव था ही नहीं। ये कहानी मित्र काल के कब्जे राज की है। एयरपोर्ट पर कब्जा, पोर्ट पर कब्जा, रोड पर कब्जा, डिफेंस फोर्सेस पर कब्जा, मीडिया पर कब्जा, कोयले पर कब्जा, बिजली पर कब्जा और पूरी तरह भारत सरकार पर कब्जा। पार्लियामेंट हाउस में मैंने सच्चाई बोली। नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है उसके बारे में सबूत देकर मैंने सच्चाई। यह सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई, मेरे रिमार्क्स एक्सपंज कर दिए गए। इसके बारे में मीडिया में कुछ नहीं आया, मीडिया ने कुछ नहीं बोला और जो सवाल मैंने प्रधानमंत्री जी से पूछे, सबूत देकर पूछे, उनका जवाब नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया। एयरपोर्ट उद्योग इस देश का सनराइज इंडस्ट्री है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। देश के हवाई अड्डों पर नियंत्रण का अर्थ है देश के संसाधनों के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण। ये है एयरपोर्ट्स का अदानी द्वारा असली कब्जा। मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूं, मैं प्रो बिजनेस हूं, मगर मैं मोनोपोली के खिलाफ हूं और मैं जादू के खिलाफ हूं। कौन सा जादू? 609 से 2 का जादू, 4 से 14 का जादू, 0 से 6 का जादू। वो कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ये प्रधानमंत्री के फेवरेट मित्र पर लागू नहीं होता। उन्हें जमीन, समुद्र, आसमान सब कुछ है मिलता। एक व्यक्ति जिसने एयरपोर्ट कभी नहीं चलाया, जो एयरपोर्ट बिजनेस को समझता ही नहीं है, उसको हिंदुस्तान के सबसे प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट पकड़ा दिए गए। दूसरा सवाल, एक ही व्यक्ति को 6 एयरपोर्ट्स क्यों दिए गए? नियम था कि एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 2 एयरपोर्ट दिए। तो यहां बात रख रहे हैं अपनी, और खासकर कह रहे हैं राहुल गांधी की मीडिया ने सवाल नहीं उठाया।
तो राहुल गांधी खुद चले आए, मीडिया के रूप में, एंकर के रूप में भी बहुत जच रहे हैं राहुल गांधी, अपनी बात तो रख ही रहे हैं। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में इन्हीं तमाम बातों की चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस के अधिवेशन से पहले ईडी के ये छापेमारी जो है वो बीजेपी की हताशा को दिखा रही है या कुछ और है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर ये बेचैनी क्यों है, क्यों बेचैन है बीजेपी, ये जो सब कुछ चल रहा है क्या बीजेपी की बेचैनी है या ये आरोप है कांग्रेस की तरफ से, जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ें। बहुत कुछ है आज इस पिटारे में और सबके पास चलते हैं। आइए जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उन सबसे आप सबका परिचय करवाता हूं। और आप तमाम साथी जो अभी तक जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। इधर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में 2 साथी जुड़े हुए हैं, मीनू जैन जी हैं और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और साथ में डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और स्वागत एक बार फिर से आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को और समझने की कोशिश करें। मीनू जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, ये जो कुछ चल रहा है क्या ये हताशा कहें बीजेपी की या यही तरीका है राजनीति का? वो बीजेपी का राजनीति का तरीका बीजेपी का सभी को पता है, आपके दर्शकों को भी पता है और हम सब यहाँ जो इस आपके कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उनको सबको पता है कि क्या राजनीति है। राजनीति नहीं है, सही शब्दों में कहें तो एक गुंडागर्दी चल रही है, लोकतांत्रिक गुंडागर्दी भी कह सकते हैं आप, कि लोकतंत्र का चेहरा मुखौटा ओढ़ के और गुंडागर्दी हो रही है। लेकिन इसके अलावा जो आज का आपका मुख्य विषय है, जो आपका सवाल भी है कि ये असल में राजनीति बीजेपी की और खासकर मोदी जी की एक हताशा, फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। इसका सबसे बड़ा कारण अडानी है, वो अडानी जिसके बारे में कि राहुल गांधी अकेले नेता है विपक्ष के जो लगातार अडानी के बारे में हमलावर थे और अडानी की मोनोपोली, मतलब एकाधिकार, कि सारे धंधों के ऊपर, व्यवसायों के ऊपर, उद्योगों के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर, पोर्ट के ऊपर, सुरक्षा के जो भी संबंधी जो भी कुछ उपक्रम है उनके ऊपर अडानी को कब्जा देना, वो उसके खिलाफ राहुल गांधी लगातार बोलते रहे। उसके बाद जब तक कोई असर लोगों के ऊपर इतना हो नहीं रहा था कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, विपक्ष में हैं, बोलते रहने दीजिए। लेकिन हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है वो मोदी जी के लिए एक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब आसमान से एक बिजली जैसे गिरी। मोदी जी को कभी सपने में भी कल्पना नहीं थी कि ये अडानी के खिलाफ कोई इस तरह की रिपोर्ट, और वो भी एक विदेश से, बाहर से आएगी, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर से तो आने का सवाल नहीं था। इस तरह की रिपोर्ट लाने का काम होता है, पत्रकारों का काम होता है, वो यहाँ पे उन्होंने सबको खरीद रखा है, मीडिया खरीद रखा है, तो वहां जो खोजी पत्रकार हैं उनका तो सवाल ही नहीं था। कोई लाता भी तो उसका जवाब नहीं दिया जाता, और या फिर उसका हश्र क्या होता ये आप सबको मालूम है। तो अब ये जो विदेश से आई है और उसके बाद वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक जैसे मिसाइलें आती जा रही है बाहर से, तो उसका वो तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। जिसको कहते हैं कि इंग्लिश के पेपर की तैयारी करके गए थे, आ गया वहां पे इकोनॉमिक्स पेपर में, तो वो मोदी जी के लिए आ गया जिसके लिए मोदी जी वेल इक्विप्ड भी नहीं है। उनको ये फाइनेंस के विषय है, जो इकोनॉमिक्स के विषय है, मोदी जी उसमें लगभग शून्य हैं जानकारी उनकी। तो वो अपने तौर पे जिस तरीके से उसका फायर फाइटिंग कर रही है, मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो आपने पार्लियामेंट में देख लिया। वो छाती कूट के, अपनी छाती पीट पीट के वो मैनेजमेंट कर रहे थे। वो कोई मैनेजमेंट नहीं होता, और प्रधानमंत्री की गरिमा के सर्वथा प्रतिकूल है, प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है जो उन्होंने संसद में अपना बिहेवियर दिखाया। तो वो अडानी जो है वो अकेला जो राहुल मोदी जी की जो है बेचैनी का सबसे बड़ा सबब है। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा ने भी उसमें पलीता लगाया है मोदी जी की जो स्वैग था उसमें, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा इतनी सफल हो जाएगी इसका पूर्वानुमान भाजपा नहीं लगा पाई।
बिल्कुल फेल रही। उन जो हम हमेशा से डिस्कस करते रहे हैं या भारत यात्रा के दौरान डिस्कस करते रहे कि उनको ये नहीं था कि ये भारत यात्रा चलेगी भी हफ्ते 10 दिन से ज्यादा, और फिर चली तो इस आगे नॉर्थ इंडिया में नहीं चलेगी। उसके बाद वो कश्मीर पहुंच गई, और जो कश्मीर पहुंचने के बाद जो उसका महान सफलता, जो उसने जो दुंदुभी बजी जो वहां पर, वो उससे भाजपा और मोदी हतप्रभ हैं। अब उसका तरीका क्या है कि कांग्रेस के ऊपर इस चीज की खुंदक बोलते हैं, हिंदी में एक वर्ड है नॉर्थ इंडिया में कि खुंदक निकालना। तो उसके लिए अब ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, आईटी, इस तरह के इनके पास हथियार है। जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इस देश की, उनका दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। छापा मारना था अडानी के ऊपर, छापा पड़ रहा है छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेताओं के ऊपर। उसका सीधा सीधा मकसद है कि कांग्रेस के प्लेनरी सेशन में को तहस-नहस करना, उसको उसका मजा किरकिरा करना और उसको होने ना देना, ताकि एक खौफ के साए में वो प्लेनरी सेशन हो और असफल हो जाए। लेकिन कांग्रेस ने आज उसका जो जवाब दिया है, बड़े मजबूत जवाब दिया है। लेकिन आगे अभी क्या होगा, क्योंकि मोदी जी के गले से अभी अडानी का जो नाम का जो एक सांप है मरा हुआ, वो अभी उतरा नहीं है, उसमें चींटियां और चिपक गई हैं। तो अब वो ना गले में डालते बन रहा है मरा हुआ सांप जिसपे चींटियां लिपटी हुई हैं, और ना मोदी जी को उतारते बन रहा है। तो अभी आगे आगे आप ये जो बेचैनी है, ये बेचैनी कहीं दमन में ना बदल जाए इस देश के। हो सकता है कि कोई आपातकाल की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। ऐसा कोई इसमें जो जिस तरीके के हालात बन रहे हैं और मोदी जी के हाथ से चीजें निकलती जा रही हैं, तो किसी भी अच्छी खबर का तो इंतजार नहीं है, किसी बुरी खबर का ही इंतजार हमें करना चाहिए। जी राजीव जी। बिल्कुल आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। आखिर ये जो बेचैनी है, क्या या हताशा कहें, ये क्यों? सरकार तो है, और सरकार ही नहीं, कई राज्यों में सरकारें भी हैं, यानी दिल्ली से लेकर के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। और ये डराने वाली जो प्रवृत्ति जो कह रहे हैं कांग्रेस के लोग, ये आखिर क्यों? इसको किस रूप में आप देखते हैं, और कांग्रेस का जो आरोप है इसमें कितना दम है, जरा ये बताइए। देखिए राजीव, लगता है अडानी प्रकरण जो रेत की तरह हो गया है, सैंड की तरह। रेत को जब आप मुट्ठी में बांधने की कोशिश करते हैं, जितना ज्यादा बांधने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा वो बिखरता है। अडानी प्रकरण वैसा हो गया है। और मैं एक और बात ये कहना चाहता हूं, हो सकता है झुग्गी झोपड़ियों पर भी इनकम टैक्स की रेट्स हों। हिंदुस्तान में आज की तारीख में केवल एक व्यक्ति है जिस पे रेड नहीं होगी इनकम टैक्स की और ईडी की, वो है गौतम अडानी के अलावा सब पर रेड हो सकती है। झुग्गी झोपड़ियों में हो सकती है, रिसेटलमेंट कॉलोनीज में हो सकती है, गरीब से गरीब आदमी पे हो सकती है, ठेले वालों पे हो सकती है। अगर किसी पे रेड नहीं होगी तो गौतम अडानी पे नहीं होगी, पहली बात। दूसरा, बड़ा अच्छा है जब आप अपना पैनल बनाते हैं तो हम लोगों को पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे हमें पेश करते हैं, मुझे और मीनू जैन जी को। बाकी आप लोग 4 पत्रकार हैं। आज लखनऊ के अंदर, विधानसभा के अंदर मार्शल्स ने जिस प्रकार से पत्रकारों को पीटा है, इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार को, जो बड़ा अच्छा पत्रकार है, शरीफ पत्रकार है, उसके सीने पे घूंसा मारा गया है और उसको चोट लगी है। जिस प्रकार से विधानसभा के सदस्यों का वहां कुटाई हुई है और पत्रकारों को धक्के दिए गए हैं, तो आप लोग कृपा करके जब घर से बाहर निकला करें और कोई आपसे पूछिए आप क्या काम करते हैं, पत्रकार की तरह अपने को इंट्रोड्यूस मत कराइएगा। हम तो बच जाएंगे कि पॉलिटिकल एनालिस्ट थे। देखिए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है, जैसे मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। और गंगाधर का आय का स्रोत सूख गया है। जितना यह पैसा इकट्ठा किया गया था 15-20 हजार करोड़ का 2024 के इलेक्शन में और इस विधानसभा इलेक्शन में, वो पैसा खत्म हो गया है। और यह भी सूचना है कि प्राइवेट बड़े बड़े कंपनियों को यह प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप अडानी की शेयर्स को खरीदें जिससे शेयर प्राइसेस न गिर पाएं। और वो कंपनी नहीं खरीद रही है, वो इंडिविजुअल इंडस्ट्रियलिस्ट खरीद रहे हैं। क्योंकि कंपनी को खरीदेंगे तो कंपनी अगर खरीदेगी तो उनके शेयर होल्डर्स को उनको जवाब देना होगा। ये प्राइवेट जो है उनसे कहा जा रहा है कि ईडी की सीबीआई की रेड हो जाएगी, वरना 100-500 करोड़ के शेयर रोज खरीदते रहो जिससे शेयर प्राइसेस ना गिरें।
ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोल माइंस के लिए जिस कंपनी ने लोन दिया था उसने अपना लोन एनवायरमेंटल कंसर्न से वापस ले लिया है। तो और रूस के अंदर अब कलई खुल रही है कि जिन शेयर्स को, देखिए सेबी का रूल ये कहता है, राजीव जी, सेबी का रूल ये कहता है कि कोई भी शेयर को आप प्लेज करेंगे शेयर स्टॉक एक्सचेंज को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्यों? जब ये रामलिंगा राजू का केस हुआ था सत्यम का, तो उसमें पता ये चला कि उसने सारे शेयर्स बैंक को प्लेज करके लोन उठाया हुआ था और उसके बाद मात्र 3% शेयर्स बचे थे, बाकी सब प्लेज थे। तो सेबी ने, स्टॉक एक्सचेंज ने रूल बनाया कि जब आप लोन उठाएंगे और कोई बैंक से लोन लेंगे प्लेज करके, तो उसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंज सेबी को देंगे। जो रूस से इन्होंने पैसा उठाया है रूसी बैंकों से, उसकी इंफॉर्मेशन सेबी स्टॉक एक्सचेंज को नहीं दी है। बहुत बड़ा उल्लंघन है ये। लेकिन होगा कुछ नहीं, केवल यह होगा कि रोज हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग, जो कि मध्यम वर्ग से खिसकते हुए किसी भी दिन बिलो पॉवर्टी लाइन में जा सकते हैं, और हो सकता है कल हम 5 किलो अनाज की लाइन पे लग जाए, क्योंकि हमारी जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति टूट रही है और हमारी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल सबसे नीचे हैं, हंगर इंडेक्स में सबसे ऊपर हैं। तो अब इस चीज को छिपाने के लिए क्या होगा? डीबी लाइव में जो पत्रकार बैठते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट को हो सकता है छोड़ दें, कल उनको पकड़ लें कि आपके पास ये 20,000 रुपए कहां बैंक में आया, ये 50,000 का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ। वो 1,000, 500, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ के शेल कंपनीज को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। वो आपके 1,000 रुपए, 2,000 रुपए का स्रोत पता चलाएंगे और आपको ईडी पकड़ के ले जाएगी। 1.5 साल बाद पता चलेगा कि नहीं, कोई गलती हुई नहीं, आप छूट गए। तो मेरी तो उम्र बहुत हो गई राजीव जी, मैं आप लोगों को राय देता हूं, आपकी उम्र कम है, अपने अपने बच्चों को आपको पालना है। मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरा तो जो होगा सो देखा जाएगा। आप लोग अब थोड़ा सा चरण वंदना शुरू कर दीजिए मोदी जी की, क्योंकि अगला निशाना आप लोग होंगे जो कि आप सच्चाई दिखाना चाह रहे हैं। और ये सच्चाई इस देश में अगर कोई हरिश्चंद्र है तो केवल गौतम अडानी है और विनोद अडानी है, जो 2 बार जेल जा चुके हैं विनोद अडानी। और जिस प्रकार की कारस्तानी हो रही है उन पे कोई रेड नहीं होगी, उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी, हमसे आपसे हो सकती है। तो मैं तो राय हूं, बुजुर्ग हूं, बड़ा हूं आप लोगों का, इसलिए आप लोगों को राय दे रहा हूं, देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति को छोड़िए और ये राष्ट्र खुद अपने हिसाब से निपटे। और जिस तरह समाजवादी पार्टी के विधायकों की आज तोड़ाई हुई है लखनऊ के अंदर, विधानसभा के अंदर मार्शल्स ने पीटा है, वो वहां उनका अधिकार क्षेत्र भी नहीं था और कोई एफआईआर नहीं हुई है। तो अपनी रक्षा कीजिए और गौतम अडानी को भूल जाइए। गौतम अडानी पे आंच नहीं आने देंगे जब तक इंटरपोल उसको पकड़ के नहीं ले जाएगी। राजीव जी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इंटरपोल पकड़ के ले जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लेकिन फिर भी हम तो सवाल यही पूछेंगे कि आखिर क्यों बेचैन है बीजेपी, और समझना चाहेंगे। यहाँ स्टूडियो में बैठे हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं और इनसे ही समझना चाहता हूँ कि जो बातें रख रहे हैं, मीनू जी भी अपनी बात रख रही थी और साथ में अब हमारे दोनों पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं अपनी अपनी बात रख रहे थे और कह रहे हैं कि पत्रकारों की जैसे पिटाई होती रही है, या अभी जो नमूना हमने देखा वहाँ उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले भी शकील जी आप देख ही रहे हैं कि और लेकिन दूसरी तरफ देखिए पत्रकारों की स्थिति कितनी भयावह हो गई है, कितनी खराब हो गई है, न इधर के रहे न उधर के रहे। राहुल गांधी की अभी आप एक छोटी सी उस डॉक्यूमेंट्री का एक छोटा सा पार्ट सुन रहे थे और उसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब मीडिया में भी हमारी बात नहीं उठाई गई, यानी मीडिया वहां भी गाली सुन रहा है और मीडिया इधर भी सुन रहा है। ऐसी स्थिति में चलिए हम जो काम कर रहे हैं करते रहें, लेकिन जो काम यहाँ दोनों सियासी दल कर रहे हैं और उसमें भी राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, इस आरोप में कितना दम है पहली बात, और दूसरी बात ये कितना आप देखते हैं कि जनता के बीच, आखिर सियासी दल कोई भी बात लेकर के आते हैं तो उनको जनता के बीच उन बातों को पहुंचाना होता है। आपको क्या लगता है कि जो रायपुर में अभी महाधिवेशन होना है, उस अधिवेशन से पहले जो कुछ छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ईडी के छापे एक नहीं कई जगह पे सुबह से चल रहे हैं, उन छापों का असर वहां के लोगों पर या जनता पे, और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो अगर देश भर में, क्या इसको देख रहे हैं आप कि ऐसा कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है? क्या भारत जोड़ो यात्रा का असर अभी भी है बीजेपी पे, इसलिए बेचैनी है? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी ने जो कहा अभी मीडिया को लेकर, वो हमने सुना
लेकिन हम ये भी देख रहे हैं और करीब करीब रोज़ ही देख रहे हैं कि आप जो है जनता की आवाज़ को किस तरह उठा रहे हैं। और ये डीबी लाइव जो है, इसके बाकी जो साथी हैं वो सब जो है किस तरह से सिर्फ जनता की आवाज़, जनता की समस्याएं, कांग्रेस विपक्ष में है तो विपक्ष की आवाज़ को उठा रहे हैं। और ये बात आगे बढ़ाने से पहले हमें याद आ गया तो हम सबसे पहले आपको बधाई दे दें कि अभी जो नई रेटिंग आई है उसमें आपके चैनल को, डीबी लाइव को 2nd नंबर मिला है। और शायद उसमें ये हम देख रहे थे डाटा कि इसी महीने आपके बहुत ज़्यादा नए व्यूअर्स जुड़े हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आपकी पूरी टीम को बधाई कि जिस तरह आप पूरे देश के जो पॉलिटिकल कमेंटेटर चैनल होते हैं उसमें नंबर 2 पर आ गए हैं और लगातार आपके जो दर्शक हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये कांग्रेस इसको कितना देखती है, कितना नहीं देखती, हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं हो सकता कि कौन देखता है कौन नहीं देखता। लेकिन वो लोग चर्चा करते हैं, कहते हैं, बताते हैं कि ये बात हमने जो है राजीव जी के चैनल पे देखी। तो राहुल गांधी का कहना ठीक है, राहुल गांधी का कहना मेन मीडिया की तरफ इशारा था उनका कि मेन मीडिया उनकी बात को नहीं दिखाता है। हालांकि मेन मीडिया को उन्होंने काफ़ी कोशिश करती है कांग्रेस अपने साथ लाने की, लेकिन आप जैसे जो चैनल हैं और आपका जो अखबार है वो तो इन बातों को खूब बताता है और जनता की आवाज़ को जितना हो सकता है, जो कि अखबार का और चैनल का मुख्य काम है, प्रतिरोध की पत्रकारिता, जनता की आवाज़ की पत्रकारिता, जनता की समस्या उठाने की पत्रकारिता, वो आप कर रहे हैं। खैर, तो अब हम बात कर रहे थे कि जो ईडी के छापे हैं और वो ठीक कांग्रेस के महाधिवेशन से पहले हुए हैं, जिसको प्लेनरी कहते हैं, ये बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ है और कभी ऐसा हुआ नहीं इससे पहले। बीजेपी सवाल उठाती थी और उठाती है कि 70 साल में क्या हुआ, तो 70 साल में एक बात तो ये हुई कि बीजेपी के किसी भी अधिवेशन से पहले कभी कांग्रेस ने या किसी ने भी छापे नहीं पड़वाए। तीसरे मोर्चे की भी सरकारें रहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। और किसी भी पार्टी के कि वहाँ ये तो ऐसा है ना, जैसे लड़की की शादी होती है तो पूरा गांव कहता है कि भैया हमारी लड़की की शादी है। विरोधी, दुश्मन और सब जो है या तो सहयोग करते हैं या चुपचाप अलग होकर खड़े हो जाते हैं कि भाई मोड़ी की शादी है, लड़की की शादी है, इसको चुपचाप शांति हो जाने दो। तो उस ठीक शादी के पहले अभी एक नया माहौल बन गया। ये भी हम लोगों ने अभी देखा, कल या परसों एक वीडियो चल रहा था बुंदेलखंड के इलाके का कि वहाँ गड़ा गांव में कि एक दलित के यहाँ लड़की की शादी थी और वहाँ जाके जो है बागेश्वर धाम के जो नए स्वामी जी बने हुए हैं, जहाँ पे कितना देखिए आप अजीब बात है कि कांग्रेस के जो पीसीसी के अध्यक्ष है कमलनाथ, वो भी वहाँ होके आए और मुख्यमंत्री वो भी कल या परसों शिवराज सिंह चौहान वहाँ होके आए। बिल्कुल। और वहाँ पे उनका जो भाई है, जिन स्वामी जी के पास गए थे, जिन बाबा कहा जाता है, आजकल तो स्वामी जी थोड़ा सा बहुत ही प्रतिष्ठित वो हो जाता है। हमारे स्वामी जी भी बैठे हुए हैं और वाकई बहुत अच्छी बात कर रहे थे। बाबा आजकल ज़्यादा कहा जा रहा है उनको। तो उन बाबा के भाई जो हैं, लेकिन ये वो स्वामी जी नहीं है। नहीं, ये तो पढ़े लिखे स्वामी जो हैं। ये जो एक और बैठी हुई है ये भी तो स्वामी है, मीनू जैन जी भी। तो ये फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया पे तो ये साध्वी जी के नाम से ही जानी जाती हैं। आप पूछेंगे किसी से सोशल मीडिया पे, इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है कि मीनू जैन जी, तो कि मीनू जैन जी यू मीन साध्वी मीनू जैन जी। तो ये तो खैर बहुत अच्छी चीज़ है। तो खैर हम ये बता रहे थे कि वो उनके भाई का जो आया फोटो कि सिगरेट पीते हुए, और जो जिस दलित परिवार के यहाँ अहिरवार लोग हैं, वो जाटव जिसे कहते हैं, उस परिवार के लोग हैं, उसने बताया कि शराब पिए हुए और कट्टा लहराते हुए तो हम सारे लोगों ने देखा कि बड़ी मुश्किल से उसको रोका गया। वो कह रहा था मार दूंगा मैं। तो लड़की की शादी में कभी नहीं होता था, अधिवेशन से पहले कभी नहीं होता था। आपके घर कोई कार्यक्रम हो, कुछ हो, तो कभी नहीं होता था। सब मोहल्ले वाले सहयोग करते थे, कॉलोनी वाले सहयोग करते थे, या सहयोग जो नहीं कर पाते थे वो दूर हट के खड़े हो जाते थे। बिल्कुल। लेकिन उसमें उपद्रव करना, तो अब ये जो अभी हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के, वो कह रहे थे कि रमन सिंह को पहले से मालूम था, और रमन सिंह कह रहे थे अरे अमित जोगी को भी मालूम था। अमित जोगी ने कल या परसों कहा ये कि मुझसे मेरा मुंह मत खुलवाइए मुख्यमंत्री जी, मैं कोयले के बारे में अगर बोलूंगा तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इट मीन्स
कि ये चर्चा थी पहले से चल। और ये बोलना मुख्यमंत्री जी का सही है कि भाई ये तो पुराना अगर कोई मामला है तो पहले भी कर सकते थे और 4 दिन बाद भी कर सकते थे। लोकतंत्र में राजनीतिक दल और राजनीतिक दल की गतिविधियां यही तो एक चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट। इसको कोई भी नहीं रोकता है कहाँ किसकी सभा हो रही है। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ एक बड़ी रैली करने की दिल्ली में घोषणा की थी। दिल्ली में उसको जगह नहीं दी गई, वो जाके जयपुर में करी थी। जी। अभी की बात है, पिछले साल की। उसको जयपुर में जाके करना पड़ेगी, दिल्ली में उसको जगह नहीं दी। ऐसा तो कभी नहीं होता था। तो ये सब जो अभी निशान है खतरे के, ये इतने गंभीर हैं। और आप देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अभी कह रहे हैं, बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं, इसको सबको सुनना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, कि अगर 2024 में मोदी जी वापस आ गए, यानी कि उनकी हैट्रिक हो गई, तीसरी बार आ गए, तो देश में तानाशाही, बीजेपी को नहीं रोका तो 2024 में देश में तानाशाही। ये आपका हेडिंग चल रहा है, ये उद्धव ठाकरे के कोट अनकोट शब्द हैं ये जी। तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है और इसको समझने की जिम्मेदारी जनता की तो है ही। और हम बार बार कहते हैं विपक्ष की है, और विपक्ष में भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन है? कांग्रेस जी। उसकी है। अभी हमने आज ही लिखा है इस बात को कि नीतीश कुमार ने जो कहा है, कांग्रेस का काम, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, ये नहीं है क्या नीतीश कुमार के अंतर्विरोध दिखाए या विपक्ष के अंतर्विरोध दिखाए। अरे बहुत अंतर्विरोध है, सबको मालूम है। कोई कहने की बात थोड़ी है कि कांग्रेस ने कहीं बीजेपी के साथ मिलकर काम नहीं किया, और नीतीश ने किया या समाजवादियों ने किया या लेफ्ट ने भी किया, किसने नहीं किया, सब रहे हैं जी। लेकिन समय इन बातों को करने का नहीं है। समय इस बात को करने का है कि किस तरह से हम एक न्यूनतम साझा रास्ता तैयार कर सकते हैं। हम कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पे चल के आगे मोदी जी से या बीजेपी से लड़ सकते हैं, और वो लड़ना क्यों ज़रूरी है, ये उद्धव ठाकरे बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। बाकी लोग भी समझ रहे हैं कि जो देश में हालत हो रही है कि असली मुद्दों को जनता के दबाया जा रहा है और नकली मुद्दे पैदा किए जा रहे हैं। अब ईडी की चर्चा है जी। मुख्य मुद्दा सबसे बड़ा देश में इस समय है बेरोजगारी। लोगों पास रोजगार नाम की चीज ही नहीं बची है, न प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर तो खैर एकदम ही खत्म कर दिए हैं जी। तो ये नकली मुद्दे बना बना के आप जो है असली मुद्दों को दबाए जा रहे हैं। बेरोजगारी को दबा देंगे आप, महंगाई को दबा देंगे आप, अग्निवीर के नाम से सेना के अंदर जो है आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, वो दबा देंगे, और युवाओं का पूरा भविष्य चौपट कर रहे हैं। 4 साढ़े 4 साल की नौकरी, उसके बाद वो कहाँ जाएगा। तो ये सारी की सारी बहुत गंभीर किस्म की समस्याएं हैं, इनके ऊपर बात होना चाहिए, वो नहीं हो रही है। तो इस बात को कांग्रेस को और विपक्ष को सबको समझना चाहिए कि जब तक वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं आएंगे तब तक कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। वो यात्रा का कांग्रेस उद्देश्य बताने लगती है कि हमारा यात्रा का उद्देश्य ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था जी। अरे भाई, यात्रा का एक ही उद्देश्य था, वो था कि अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करना, जनता में अपना मैसेज देना, और फिर उसको चुनाव में ले जाके चुनाव जीत के जनता से किए हुए वादों को या तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जो तुम्हारे आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, उन्हें लागू करना। जी राजीव जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बिल्कुल जो बात आप रख रहे हैं कि कांग्रेस को भी खुले तौर पर अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ बीजेपी खुले तौर पर अपनी बात रखे ना रखे, लेकिन खुले तौर पर ईडी को सामने वाले के यहाँ जरूर भेज देती है, और यहीं से शुरुआत होती है एक अलग लड़ाई। और जिस लड़ाई को लेकर के कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की ये बेचैनी है, हताशा है, और बीजेपी ये देख रही है कि कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत हो रही है। और खासकर पिछले 6 महीने में एक डाटा भी अभी आया है, एक सर्वे आया है सी वोटर्स का, जबकि सी वोटर्स के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, मैं ज्यादा यहाँ नहीं कहूँगा, नाराज हो जाएंगे वो लोग भी। नाराज तो ऐसे बहुत लोग हो जाते हैं हमारे साफगोई के कारण, लेकिन वो भी नाराज हो जाएंगे कि क्या कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी मैनिपुलेशन इतना नहीं कर पाए कि 6 महीने में कांग्रेस को पीछे लेके जाएं। कांग्रेस 6 महीने बाद, यूपीए 6 महीने बाद बहुत आगे चली गई है, जो 6 महीने के पहले का डाटा था। और उस डाटा के आधार पर एक वीडियो हमारे यहाँ बना हुआ है, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। कल ही उस खबर को हम लोगों ने अपलोड किया था। लेकिन यहाँ दूसरी बात यह है, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास आना चाहता हूँ। प्रकाश हिंदुस्तानी जी शायद डिस्कनेक्ट हैं, लेकिन दीपक पाचपोर जी,
आपसे समझना चाहता हूं, आप अभी छत्तीसगढ़ में बैठे भी हैं, छत्तीसगढ़ में जो कुछ चल रहा है इसका असर क्या पूरे देश में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या कांग्रेस जो बात कह रही है कि ये बीजेपी की हताशा है, अब तो कांग्रेस की बातों पे रिएक्शन जो है वो हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से और खासकर अलग अलग वरिष्ठ नेताओं से, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से आने शुरू हो गए हैं। चुनाव का समय है, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है जो यहां कह रहे थे शकील अख्तर जी कि 2024 में अगर बीजेपी दोबारा आती है तो कांग्रेस जो कुछ कह रही है या उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी दूध के जले हुए हैं और वो जो बात कह रहे हैं लगातार कह रहे हैं, तो क्या कुछ आप देख रहे हैं? क्या ये सब कुछ जो हो रहा है वो बेचैनी है? 2024 किसी तरह पाया जाए उसकी बेचैनी है? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो ईडी का जो रेड वाला इश्यू है, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, दो आयाम है। पहला तो छत्तीसगढ़ स्तर का है, तो पहले हम थोड़ा सा ये समझ लें कि छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस की सबसे मजबूत सरकार है राजीव जी। जिस समय पिछले समय एक साथ जब 3 राज्य जीते थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में तो उन्होंने डिसलॉन्च कर दिया किसी तरीके से अपने चाणक्य द्वितीय जो इस समय जिनका राजकाज चल रहा है, तो उन्होंने जोड़ तोड़ करके भाजपा की सरकार वापस बना दी। राजस्थान में अस्थिर करने की पूरी कोशिशें हुई, उनमें उनको सफलता नहीं मिली, अलग बात है, लेकिन वहां भी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती, बहुत ही नाजुक स्थिति है। छत्तीसगढ़ एक ऐसी जहां पे लाख सर पटकने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकी है। आप देखिए, पिछले 6 लगातार उपचुनाव हुए और 6 के 6 में कांग्रेस जो है वो जीतती आई है। भूपेश बघेल ने जब 2018 में जब कमान संभाली, उसके बाद स्थानीय निकायों के भी चुनाव हुए और जितने भी प्रमुख महानगर पालिकाएं हैं सभी जगह कांग्रेस की ही वहां पर स्थानीय निकायों में उनकी सरकार बनी हुई है। छत्तीसगढ़ को डिसलॉन्च करना या छत्तीसगढ़ की सरकार को डावाडोल करना सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के है, जिसमें सारे के सारे अब तक नाकाम रहे। क्यों? उसका कारण यह है कि भूपेश बघेल ने बहुत ही जमीनी स्तर पर काम किया है। जिस तरीके से गांव में उन्होंने कृषि की स्थिति सुधारी, एमएसपी ठीक किया, कर्ज माफी की, किसानों को न्याय योजनाएं चलाई, वनोपज किए, गौठान के नाम से वहां पे गाय का प्रबंधन किया, तो इसके कारण जो है ग्रासरूट पे जो उनका काम है। तो ये अब दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में आप याद कीजिए कि 2018 के पहले 15 साल तक कांग्रेस ने वहां संघर्ष किया था रमन सिंह सरकार के खिलाफ। और जैसे 2018 के पहले एक बड़ी घटना हुई थी 2017 में, बिलासपुर का जो कांग्रेस कार्यालय था उसको बुरी तरीके से पुलिस वालों ने अंदर जाकर कांग्रेसियों को बाहर निकाल कर पीटा था। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ था कांग्रेस के लिए और कांग्रेस ने तय किया था कि अब तब तक हम लोग शांत नहीं रहेंगे जब तक कि हम इस सरकार को हटा नहीं देंगे। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उससे कोई बहुत ज्यादा सबक नहीं सीखा। ठीक है, हर जगह कांग्रेस है संघर्ष करती रही, लेकिन जो कांग्रेस की मजबूती छत्तीसगढ़ में है वो ज्यादातर कहीं अन्य राज्यों में नहीं दिखती। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की इसको हटाया जाए। दूसरा, अगर कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में अगर डावाडोल कर दी जाती है, अस्थिर कर दी जाती है या चुनाव में भी हरा दी जाती है, तो समझिए कि एक तरह से यह सब कुछ चले जाने जैसा होगा। क्योंकि इतना काम करने के बाद और इतनी मजबूत सरकार को अगर हरा दिया जाता है तो आप समझिए कि लोकतंत्र में लोगों की आस्था जो है वो खत्म हो जाएगी। मैं कोई कांग्रेस की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसने जन सरोकार के सारे इश्यूज को बहुत अच्छा डील किया है, उसको एड्रेस किया है। और छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसे न्यूनतम बेरोजगारी वाला राज्य घोषित किया गया है, वो ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, ये कोई छत्तीसगढ़ के अपने आंकड़े नहीं है। तो इस स्थिति में देखें तो निश्चित रूप से अगर कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश होती है। दूसरा, यह कहा जा रहा है कि ईडी जो है वो पहले कर सकती थी, बाद में कर सकती थी, नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे उपयुक्त यह इसलिए है कि वो चाहती है कि महाधिवेशन जो है इसका मजा किरकिरा ना हो, वो अलग बात है, लोगों में आतंक फैल जाए। इसलिए उसने अब पिछले काफी समय से चल रहा है ये ईडी के छापे जो है ये अभी जो एकदम प्रकाश में इसलिए आए क्योंकि महाधिवेशन भी नजदीक होने के कारण कई लोगों ने इस इशू को उठाया। लेकिन पिछले करीब साल भर से ये चल रहा है। इनकम टैक्स की रेट्स भी हुई है यहाँ पे, सही है गलत है मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात जरूर है कि अभी तक बहुत कम उसमें आरोप पत्र जो है वो दाखिल ठीक ठाक हुए हैं। और यहां तक कि एक व्यक्ति ने तो ये भी कहा कि ईडी ने मुझसे मेरे साथ
थर्ड डिग्री टॉर्चर किया, मुझे सोने नहीं दिया और अनेक पन्नों को मुझसे हस्ताक्षर कराए गए। मैं नहीं जानता कि उसमें क्या लिखा था। ईडी को यह नहीं देखना चाहिए कि सरकार किसकी है, ईडी को यह देखना चाहिए कि आप एक स्वतंत्र संस्था है और आपको लंबे समय तक देश की सेवा करनी है। आपके प्रति अगर लोगों का विश्वास खत्म होता है तो ये अधिकारी आएंगे चले जाएंगे, राजनेता आएंगे चले जाएंगे, सरकारें आएंगी चले जाएंगी, लेकिन जिस जनता के लिए आप बने हैं उस जनता की आप ठीक से निष्पक्षता से जांच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इंश्योर करने का ईडी का काम है। अब ये ईडी के पाले में गेंद है कि वो बताए कि उसके जो छापे थे वो बिल्कुल सही थे और सही लोगों पर मारे गए थे, ये उसका काम है। दूसरी बात, क्या इसका असर होगा? इसका असर बिल्कुल होगा। इसलिए होगा कि इस समय जो मीडिया जो काम कर रहा था, एक समय में जिस आक्रामकता से भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल काम करता था, उसी साफगोई से और आक्रामकता के साथ आज जो है वो कांग्रेस काम कर रही है। उसने अपना पूरा का पूरा मीडिया तंत्र बड़ा सुधारा है। निश्चित रूप से वो बहुत ही प्रभावशाली हो रहा है, लोगों तक ये मैसेज जा रहा है। अब देखिए, सामान्य व्यक्ति के लिए केवल इतनी खबर है कि ईडी ने छापा मारा, ये एक सामान्य व्यक्ति की खबर, सामान्य व्यक्ति का निष्कर्ष है। लेकिन एक समझदार आदमी जानता है कि ईडी ने छापे क्यों मारे हैं। तो आप अगर बीजेपी समझती है कि क्या इसके कारण वो कांग्रेस को दबा देगी या कांग्रेस को बदनाम कर देगी या उसकी छवि को खराब कर सकेगी, तो अब शायद ऐसा नहीं है। ऐसा करके ईडी अपनी छवि खराब कर रही है और ईडी के कारण भारतीय जनता पार्टी की अपनी छवि खराब हो रही है। ये लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा घातक है। अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि विपक्षी एकता की, यही तो मुद्दे हैं कि जब आप चुनाव के पहले जो है एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। आपको कोई जाके उसके खिलाफ, ईडी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करना है, जुलूस नहीं निकालना है या रायपुर में आके कोई महाधिवेशन में नहीं बैठ जाना है, लेकिन आप एक बयान तो जारी कीजिए कि ईडी का ये काम जो है वो गलत है। आप ये क्यों देखते हैं कि किसी और पार्टी पे छापा पड़ा है तो आप शांत बैठे रहे? भाई, जब आग लगेगी तो जितने भी घास वाले मकान है, फूस के छप्पर वाले जितने भी घर हैं, वो सारे के सारे इस आग की जद में निश्चित रूप से आएंगे। जो लोग सोचते हैं कि ईडी, आईटी, सीबीआई का रास्ता केवल कांग्रेस के ही दफ्तर का मालूम है, तो ऐसा नहीं है। इन एजेंसियों को इतनी खुली छूट दे दी गई है और एक इशारे पे ये आपका भी घर ढूंढ लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस तरीके से कांग्रेस को आप जब त्रस्त कर रहे हैं, आपका भी नंबर आ सकता है। लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है और ये पानी जो है अब नाक तक पहुंच गया है। अगर आपने अपनी नाक को ऊपर नहीं किया, तब तक आपके डूबने का मतलब लोकतंत्र के डूबने का पूरा खतरा है। ये देशवासियों को समझना चाहिए और अपने अपने स्तर पर निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। राजीव जी। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर ये जो सवाल है कि क्यों बेचैन है बीजेपी, क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इनकी बेचैनी दिखाई दे रही है? बीजेपी की बेचैनी के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि कांग्रेस जिस तरह से लगातार मजबूत होती जा रही है, उससे बीजेपी सरकार की चूलें हिल गई हैं। उन्हें लगता है कि अब आगे जाकर पता नहीं क्या होगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर विपक्ष सब एक साथ हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी नामक महान पार्टी 2 अंकों में सिमट सकती है, इस तरह का इशारा करते हैं। दूसरी पार्टियां ये इशारा कर रही कि हम कांग्रेस के साथ आने को तैयार हैं। इसी वर्ष जो 9 राज्यों में चुनाव होने, उनमें 3 राज्य कम से कम ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकार वापस आने की प्रबल संभावना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो संभावना है ही, तेलंगाना में भी संभावना है। तो ये स्पष्ट है कि कांग्रेस की शक्ति बढ़ रही है और बीजेपी को सरकार सत्ता से हटाने की भूमिकाएं बन सकती है। लोगों की राय बन रही है कि क्या होगा। अगर अतीत में झांके तो किस तरह 1977 में सरकार इंदिरा गांधी की गिरी थी, उसके 77 के बाद जब चुनाव हुए थे, आपातकाल के बाद 1980 में चुनाव हुए, तो सरकार कैसे गिरी और कैसे अलग अलग पार्टियों के ने मिलकर सरकार बनाई। तब जनसंघ भी थी, दूसरी पार्टियां थी, सरकार बनी और कांग्रेस सत्ता से हटी। 2004 की बात करें, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और लोगों को यह भ्रम हो गया कि यह तो बहुत स्वर्णिम काल चल रहा है और हम पहले चुनाव करा लेते, तो वो स्थिति भी लोगों ने देखी कि दोनों ही मौकों पर लोगों ने देखा। अभी इस सरकार को भी यह भ्रम है कि यह स्वर्ण काल चल रहा है भारत का
और इसके बाद अब जो कुछ भी होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो जो फील गुड वाला अंदाज कांग्रेसियों को बीजेपी को लगता है कि फील गुड चल रहा है, शाइनिंग इंडिया चल रहा है, तो वो नारे प्रचार में भी बीजेपी ने की थी। और लगता है कि वे सारी नारेबाजी, सबका साथ सबका विकास देख लिया, लोगों ने देख लिया कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की हो गई, देश में बेरोजगारी की कितनी अच्छी हालत है, रोजगार कितना बढ़िया है, सब हालात लोगों ने देख लिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अधिवेशन का खेल बिगाड़ने की बीजेपी की चिंता है। और ये अधिवेशन, जिसे महाअधिवेशन कहा गया है, आप जानते ही हैं, रायपुर में होने वाला ये महाअधिवेशन कई मामलों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें वे सारी बातें तय होगी जो 2023 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करेंगी, और वे भी बातें होंगी जो 2024 के चुनाव की दिशा दशा तय करेंगी। खास करके कांग्रेस अगर किसी दिशा में जाती तो कोई विरोधी पार्टी की स्थिति यह नहीं है कि वो चुपचाप रहे। और कांग्रेस अब उस मोड़ पर आ गई है जब सारी पार्टियां ये मानने लगी हैं कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसका देश में बड़ा जनाधार है, और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो यूपीए में सबको साथ लेकर चल सकती। क्योंकि जिस तरह एनडीए का बिखराव हो रहा है, जिस तरह लोग एनडीए छोड़कर जा रहे हैं, पार्टियां छोड़कर जा रही हैं, तो एनडीए की दशा लोगों ने देख ली। तो मुझे लगता बेचैनी का सूत्र, बेचैनी का बीज तो वहां से है कि अब क्या होगा, 2023 के चुनाव में क्या होगा। क्योंकि 2023 के चुनाव में जो होगा विधानसभा चुनाव में, उससे 2024 की नींव रखी जाएगी, 2024 के हालात बन जाएंगे कि अब क्या होने वाला। तो ये बातें मुझे लगता मुख्य है। दूसरी बात यह है कि जो भद इस सर लगातार हो रही है राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, वो इस हद तक है कि जिसके बारे में कोई शब्द हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों के पास नहीं है। अभी हम बात करें कि विपक्ष एक हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। दूसरी बात यह कि बीजेपी में खुद जिस तरह से बिखराव नजर आ रहा है, बीजेपी के कई आला दर्जे के नेता जिस तरह से अपनी अलग राग अलापने लगे हैं, तो इससे लगता है कि बेचैनी वहां भी है। कई लोग चुप हैं, कई खुलकर बोल रहे हैं, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, मेनका गांधी हो, वरुण गांधी हो, और कई राज्यों में छोटे छोटे नेता हैं जो कल तक मोदी जी की जय करते थे, वे अब मोदी जी की जय जयकार नहीं कर रहे हैं। तो लगता है कि क्या यह भक्ति काल खत्म हो गया है या भक्ति काल खत्म होने वाला है, ये बेचैनी है। और यही बेचैनी है जिसके कारण साधु संत, जब व्यक्ति परेशान होता है तो सबसे पहले शनि मंदिर जाता है, भगवान के पास जाता है। तो उसी तरह तमाम साधु संत, रागी बैरागी सबके चरणों में जा रही सरकार। और उज्जैन में देखा हमने कि शिवरात्रि के दिन सरकारी खर्चे पे 22 लाख दिए जलाए गए, और उसके विज्ञापन अखबारों में पूरे पेज पर दिए गए। एक और विज्ञापन आज पूरे पेज पे छपा है कि केंद्र सरकार ने इतना पैसा राज्यों को उनके हिसाब का एक क्लिक में आवंटित कर दिया। ये ऐसा है कि कोई पिता अपने बेटे को फीस जमा करने के लिए स्कूल की फीस दे और फेसबुक पर लिखे कि आज मैंने अपने बेटे के स्कूल की फीस के लिए पैसे दे दिए। तो ऐसी बातें बड़ी मूर्खतापूर्ण चल रही है। तो डर जो है वो मूल कहीं और है। मूल यह है कि जड़ें हिल रही है और जड़ों को बचाए रखने की कोशिश है कि क्या होगा। और ये बेचैनी में ईडी, आईटी और ये सब तो एक माध्यम है, और ईडी तो बीजेपी का एक आनुषंगिक संगठन पहले से ही बन चुका है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है, कितने छापे मारे गए, राहुल गांधी को नहीं छोड़ा गया, सोनिया गांधी को नहीं छोड़ा गया, खड़गे जी को नहीं छोड़ा गया, और तमाम नेताओं पर तो छापामारी हो ही रही है। छत्तीसगढ़ में कितने 5 नेता कांग्रेस के ऐसे हैं जो छापे की जद में है, उसमें विधायक भी हैं और पार्टी के नेता भी हैं। तो जाहिर है, दूसरी बात वो इस खेल को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा विचित्र होता है जब आप किसी का खेल बिगाड़ना चाहते हैं तो वास्तव में आप ही का खेल बिगड़ जाता है। तो ये बाउंस बैक करेगा। लोगों के मन ये बात बन रही है कि कांग्रेस के महाधिवेशन में खेल बिगाड़ने की कोशिश कर बीजेपी ईडी के माध्यम से, मतलब बीजेपी हालत खराब है, दशा खराब है, ये संदेश आम लोग रहा है। और वे भले ही से बड़ी बुद्धिमानी समझते हों, ये उनके लिए एक बड़ा नुकसानदेह साबित होगा, बीजेपी के लिए और इस सरकार के लिए।
राजीव जी। बिल्कुल शानदार विश्लेषण आपका। थोड़ी सी आवाज कट रही है, वीडियो थोड़ा डाउन है, लेकिन फिर भी आवाज क्लियर आपकी थी। और यहाँ जो बात आप रख रहे हैं, और खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, इन राज्यों में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां रिपीट होने की संभावना आप बता रहे हैं। और साथ साथ तेलंगाना में भी जो परिस्थितियां हैं वहां बीजेपी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और मध्य प्रदेश से बीजेपी जाती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ अगर इस वक्त बात की जाए तो 3 राज्यों में चुनाव का ये महीना है, जिसमें से एक राज्य त्रिपुरा में चुनाव यानी मतदान हो चुका है मतदान, और अभी 2 राज्यों में मतदान होना बाकी है, जिसमें नागालैंड और मेघालय है। नागालैंड और मेघालय से पहले त्रिपुरा की बात करूं तो त्रिपुरा में बहुत अच्छी स्थिति नहीं बताई जा रही है बीजेपी की। 90% से ज्यादा वहां मतदान बताया जा रहा है। ऑलरेडी बताया गया है कि 90% से ज्यादा वहां वोटिंग हुई है। ऐसे ही नागालैंड की स्थिति है और ऐसे ही मेघालय की स्थिति है। तो ये तो पूर्वोत्तर के छोटे राज्य हैं, 60-60 सीटों वाले। लेकिन इसके बाद जब कर्नाटक से शुरुआत होगी और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक पहुंचेंगे, तब क्या परिस्थिति होगी? क्या ये राज्य दर राज्य और इस साल भर जो चुनाव होने हैं, उन चुनावों में अपनी परिस्थितियों को, स्थितियों को देखते हुए बीजेपी में एक घबराहट है? और ये वो राज्य हैं जिसमें से कई राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरी है राहुल गांधी की, कांग्रेस की, और कांग्रेस के साथ जो सिविल सोसाइटी के लोग थे उनकी, यानी मैं बात कर रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा की। तो ये घबराहट कहीं ना कहीं अब धरातल पर दिखाई दे रही है। उसी का, और सबसे बड़ी बात एक और जो यहाँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी कह रहे थे, और उनसे पहले डॉक्टर दीपक पाचपोर जी भी कह रहे थे कि ये जो महाधिवेशन है, इसमें बहुत सारी बातें होनी है, बहुत सारे नए डिसीजंस लेने हैं, और क्या उसके कारण उसमें विघ्न डालने के लिए, जो शकील अख्तर जी भी कह रहे थे, उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, किस रूप में आप देखते हैं? राजीव जी, जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो उन्होंने नारा दिया था डरो मत। मुझे लगता है कि हमारे प्रातः स्मरणीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि कांग्रेसियों पर इस नारे का कितना असर हुआ। जनता तो जो है निडर हो रही है, वो तो दिख रहा है, जनता निडर हो रही है, सवाल पूछ रही है। तो कांग्रेसी जो है वो निडर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये टेस्ट करना चाहते होंगे प्रधानमंत्री हमारे। तो इसलिए जो है वो ईडी को भेजा गया है। अब आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस की, और जिस तरह पवन खेड़ा, जयराम रमेश और कुमारी शैलजा सबने जो जिस तरीके से जिन शब्दों में बात की और जिस चैलेंज के सुर में बात की, उससे ये साफ जाहिर हो गया कि डरो मत जो है वो सिर्फ राहुल गांधी का नारा नहीं था, पहले उसको उन्होंने आत्मसात किया है। यानी डर जो है वो कांग्रेस के अंदर से निकल चुका है, और अब डरने की बारी जो है वो सामने वाले की है। तो ये एक तरीके से कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये तय हुआ इस राजनीति में जो होने जा रहा है। तो अब देखिए राजीव जी, जो जिन राज्यों में चुनाव है, एक तो पहले हम लोगों की चर्चा हुई थी कि त्रिपुरा जो है वो न खड़गे जी गए न राहुल गांधी गए। अब खबर आई है कि खड़गे जी और राहुल गांधी जो है दोनों जो है वो मेघालय और नागालैंड जा रहे हैं चुनाव प्रचार में 27 फरवरी से पहले। तो ये होगा। अब ये जो कुछ कार्रवाई की गई है छत्तीसगढ़ में, तो ये एक तरीके से चूंकि सोर्स तो टूटा है, एक तरीके से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की आमदनी का, अडानी जी के ऊपर संकट। अब कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात थी, और सुना जा रहा है कि 5 ट्रिलियन से नीचे आ गए अडानी जी खुद। तो अब ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात जो देश की थी, या $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात अडानी जी की थी, ये जो है वो संकट का विषय है। इस पे जो है गहन चिंतन मनन जो है वो करने की आवश्यकता है। अब स्वामी जी कह रहे थे कि जब तक इंटरपोल जो है वो गिरफ्तार करके नहीं ले जाएगी, इंतजार करने। देखिए इंटरपोल यहाँ आएगी नहीं, और इंटरपोल का अगर दफ्तर हुआ कहीं दिल्ली में, तो ईडी पहुंच जाएगी इंटरपोल के दफ्तर पे छापा मारने के लिए। सीबीआई के दफ्तर पे छापा मारा जा सकता है, तो इंटरपोल के दफ्तर पे छापा नहीं मारा जा सकता क्या? अगर इंटरपोल भारत में मौजूद है और उसका यहाँ दफ्तर है, तो भारत के कानूनों के अंतर्गत तो चलेगा ना। तो वो तो ईडी को सक्षम बनाते हैं कानून छापा मारने के लिए, तो इंटरपोल के दफ्तर पे छापा मरवा देंगे ईडी से। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि ईडी जो है वो पकड़ के जो है गौतम अडानी जी को यहाँ से ले जाएगी। तो ऐसा कुछ ज्यादा है। आपने जो कहा कि शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, तो गंगाधर और शक्तिमान दोनों जो है वो ऐसा थोड़ी होने देंगे। तो इसमें जो है वो कोई चिंता विषय की बात नहीं है। भारत जो है एकदम मजबूत है,
अडानी जी के साथ पूरे 140 करोड़ भारतीय खड़े हुए हैं, किसी इंटरपोल की कोई हिम्मत नहीं है कि अडानी जी को कोई कहीं कुछ ले जाए। तो इसलिए इसमें कोई चिंता की कोई बात नहीं। जो चिंता की जो बात है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, लखनऊ वाली घटना जो है, देखिए ये लखनऊ की घटना जो इससे पहले यह राज्यसभा में दोहराई जा चुकी है, लगभग इसी तरीके की, कि कैमरे बंद कर दिए गए, महिला सांसदों के साथ मार्शलों ने धक्का मुक्की की, और राहुल गांधी ने बाकायदा आकर के आरोप लगाया कि मार्शल्स की वर्दी में बाहरी लोग थे। तो ये सब जिस तरह की चीजें हो रही है, तो ये तो एक साथ स्पष्ट है कि इस डेमोक्रेसी में भारतीय जनता पार्टी की कोई आस्था नहीं है। तो अब जनता की आस्था है, जनता की आस्था का भारतीय जनता पार्टी क्या करे, उसे क्या लेने देना। जनता की आस्था रहे या जाए उसे कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आस्था नहीं है डेमोक्रेसी में, इतना तय है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पे काम करेगी, उसे जनता की रणनीति, जनता की आस्था और जनता के सवालों से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि उनके खून में व्यापार है, वो व्यापार करने के लिए आए हैं, तो व्यापार कर रहे हैं उसी तरीके से। तो ये सब मिलाकर एक चीजें राजीव जी, तो ये जो आने वाले चुनाव है राज्यों के, उनका भी मसला है। और देखिए इन राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो स्थिति बन रही है जिस तरीके की, तो ये हारेंगे तो उसका संदेश 2024 पे जाएगा। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी आती है कि नहीं आती है, क्या होता है क्या नहीं होता है 2024 में, तो अलग का मसला है। लेकिन 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो सिर्फ की जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में वापस नहीं आती है, किसी तरीके से इनको कैप्चर नहीं करती है। तो सारे हथकंडे जो है लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों को हथियाने की अपनाए जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में 2024 में आने से पहले ज्यादा जरूरी है कि जो आर्थिक साम्राज्य है ए फॉर एप्पल वाला, उसको किस तरीके से बचाया जाए। वो बचाने की तरकीब यही है कि राज्यों की सरकारें जो हैं उनको भी किसी भी तरीके से हथियाया जाए। तो ये सारी जो कार्रवाई है ये सब उसी दिशा में है। और इसका कोई जो है, अगर मान ली इसका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना है भी, हम ये मान भी लें कि भ्रष्टाचार से कोई लेना देना है, लेकिन ये संदेश अब नहीं जा रहा है कि इसका कोई भ्रष्टाचार से लेना देना है। मतलब अगर ईडी अगर कोई सही कार्रवाई भी करती है तो अब देश की जनता ये मानने को तैयार नहीं होगी कि ये कार्रवाई सही है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। मीनू जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं। मीनू जी, क्या आने वाले समय में अगर ये जो कुछ चल रहा है, ये कार्रवाई सिर्फ कांग्रेस पे तो होगी नहीं, दूसरे दलों पे भी होगी, जहां जहां जो दल मजबूत होंगे वहां होगी, तो ये पूरा का पूरा साल हम यही देखेंगे, ईडी, सीबीआई, आईटी और इसके साथ साथ चुनाव। अगर ऐसा होता है तब किस दिशा में चुनाव को जाते हुए देखती हैं आप? ये राजीव जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक डेटा सामने रख देती हूँ। ईडी के बारे में डेटा है कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई और बीजेपी की आई सरकार, तो ईडी के 112 मामले थे केवल। 2022 का लेटेस्ट डेटा है, आज 5422 प्लस मामले हैं। आप ये देखिए कितना बेजा दुरुपयोग हो रहा है, उसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है ईडी का इस सरकार के द्वारा। और उसमें से कितने अधिकतर मामले आपको मालूम ही है किस वजह से हैं, झूठे सच्चे मामले हैं, जो कि अंत में जो अभी बताया मेरे से पहले पैनलिस्ट ने कि भाई वो बाद में छूट जाते हैं 1-1.5 साल बाद, लेकिन जो होता है वो हो चुका होता है। दूसरी बात कि ये तो लगातार चलेगा। ईडी आईटी हो सकता है, अभी तो ईडी आईटी और सीबीआई लगा है, उसके बाद यूएपीए लग सकता है, एनएसए का भी जबरदस्त इस्तेमाल हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का, जिसमें कि जमानत ही ना हो। पता चला कि बड़े बड़े नेता ठूस दिए गए जेल में। देखिए 2000 ये जो यूपी का इलेक्शन आया था, उससे पहले 2016 में नोटबंदी की गई थी। उसका मकसद भी यही था मेजरली कि पार्टियों का जो खाली कर दिया जाए, उनका खजाना, उनको कंगाल कर दिया जाए, और वो हुआ भी। अब ये दोबारा से यही चल रहा है। ईडी के जरिए इस तरह की कार्रवाइयां होंगी, आईटी के जरिए कार्रवाइयां होंगी, इसके अलावा नहीं मानेंगे। तो मैंने आपको कहा जैसा यूएपीए है, एनएसए है, देशद्रोह के सेडिशन केसेस है, बहुत सारे हथियार हैं सरकार के पास। उनको कोई इस बात से मतलब नहीं है कि हमें करना क्या है। उनको तो केवल बदले की ये जो दंड देना, मतलब वो ये इतिहास में शायद इस देश के पहली बार हो रहा है कि विपक्षी दल को विपक्षी नहीं दुश्मन माना जा रहा है। दुश्मन भी जानी दुश्मन। एक दुश्मन तो फिर भी बर्दाश्त कर लेता है इंसान, लेकिन जानी दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करता। तो ये जानी दुश्मन के साथ जैसा इंसान व्यवहार करता है, वैसा व्यवहार आज की केंद्र सरकार विपक्षियों के साथ कर रही है।
और ये चीज आगे बहुत ज्यादा चलेगी, क्योंकि जो भी एक सेंटिमेंट बन रहा है पब्लिक के अंदर, एक परसेप्शन जो बन रहा है, वहां पे मोदी जी का जो एक दर्पण चमक रहा था, चमचमा रहा था, उसमें एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई है, तरेड़ आ गई है जिसको कहते हैं। पब्लिक के मन में एक शंका पैदा हो गई है कि भाई ये आदमी जितना ईमानदार दिखाई दिया 8 साल में, उतना ईमानदार है भी कि नहीं, बड़ी होशियारी से छिपाए हुए था अपने सारे जो ये भ्रष्टाचार के मामले हैं। और ये चीज और दबने का नाम नहीं ले रही है। आज पब्लिक सारी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक, तो उसमें हर कोई सड़क चलते लोगों को भी पता है आज अडानी का जो ये किस्सा हुआ है वो, और ये जो बीबीसी की रिपोर्ट है, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है, मतलब जॉर्ज सोरोस का नाम लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन आज ऐसे ऐसे लोगों से उसके बारे में बात करते मैंने सुना, मेरी हैरानी हुई कि इन लोगों को भी जॉर्ज सोरोस के बारे में पता चल गया है। तो ये चीज देखिए खत्म नहीं होने वाली है, और देश के अंदर से तो नहीं निकल के नहीं आएगा कुछ भी, लेकिन बाहर से अभी ऐसे ऐसे खुलासे होंगे कि जनता विश्वास नहीं कर पाएगी कि ये सब इस पर्दे के पीछे चल रहा था। तो जिस अनुपात में खुलासे होंगे उसी अनुपात में यहाँ दमन चक्र बढ़ेगा। और क्योंकि जो विदेश वाले के जो लोग हैं, जहां से जो खुलासे दे रहे हैं, उसमें जॉर्ज सोरोस हो, हिंडनबर्ग हो, या न्यूज़पेपर्स हो, या बीबीसी के ऊपर तो इन्होंने यहाँ चला लिया अपना, उनके ऊपर तो इनका बस चलता नहीं है। तो जो देश में उपलब्ध हैं, विपक्षी दल उपलब्ध हैं, तो उनके ऊपर, और जो हम और आप जैसे लोग जनता के पक्ष में जो बात कर रहे हैं, जनता को सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, हमारे जैसे लोग भी इसके लपेटे में आ सकते हैं। अब जिसके पास जो होगा, जिसके पास पैसा होगा, उसका पैसा लपेटे में आएगा, नहीं होगा तो उसके विचार लपेटे में आएंगे, जेल में भेजा जाएगा। तो अभी तो घोषित आपका आपातकाल लगा है, हो सकता है इसके बाद घोषित आपका आपातकाल भी लग जाए। तो ये बेचैनी तो लगातार बढ़ती रहेगी। और इसमें देखिए जैसे अभी मेरे से पूर्व वक्ता भी बता रहे थे कि कांग्रेस अब मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है, जिसमें कि सोशल मीडिया और जो उनका मीडिया मैनेजमेंट, और सेकेंडली जो अभी जो लगातार चल रहा है, जैसे राहुल गांधी के बारे में ही लीजिए कि उन्होंने दाढ़ी नहीं कटवाई है। एक सबसे बड़ा बात तो ये कि वो लोग पूरा कयास लगे हुए थे, लोगों ने सट्टा लगा रखा था कि कटवा लेंगे या नहीं कटवा लेंगे। तो वो जो दाढ़ी है वो बार बार याद दिलाती है भारत यात्रा, सफल भारत यात्रा की। और ये जिसने भी ये सलाह दी है कि नहीं कटवाएं, उसमें मैं भी हूं, लेकिन जिसने भी ये सलाह दी और उसको माना है राहुल गांधी ने, ये खा जाएगी, ये 2 अभी तक रहेगी। जैसे उनका राज बांटने की स्कीम चलेगी तो यहाँ दाढ़ी चलेगी। तो ये चीज, ये पब्लिक को लगता है कि यार ये उस तपस्या का फल है जो ये आदमी 3500 किलोमीटर चला था, ये उसका नतीजा है जो इसने अभी तक इसको वही के वही बनाए रखा है। रही बात 24, कहा जाता है कि भाई 5 किलो अनाज के बल पे मोदी जी 2024 जीत लेंगे। खुदा ना खास्ता, मैं कहती हूँ कुदरत ऐसा कहर ना करे, इस देश में फसलें फेल हो जाए या सूखा पड़ जाए तो क्या होगा? तो क्या तब भी इसी तरह से अनाज बढ़ता रहेगा? मेरे ख्याल से तो नहीं बढ़ेगा, अनाज के भंडार खाली हो जाएंगे डेफिनेटली। तो उसके बारे में कंटिजेंसी प्लान क्या है? जो आपने जनता को इतना डिपेंडेंट बना दिया है कि उनको ये लगता है कि अब कुछ हो या ना हो, कुछ करें या ना करें, 5 किलो अनाज तो मोदी जी दिलवा ही देंगे। लेकिन ऐसी स्थितियां, जो कोई प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, ऐसी स्थितियों में होगा क्या? मतलब कोई प्लान है या नहीं है, या इमीडिएट जो गेन्स है उनके ऊपर ही ध्यान है कि भाई तुरंत हमें क्या इससे फायदा हो रहा है, उस पे उनका फोकस है। तो कोई दूरदर्शिता वाला निर्णय तो है नहीं। और मुझे तो लगता है कि जिस तरह के भंवर जाल में मोदी जी फंस गए हैं, ज्यादा हाथ पैर मार रहे हैं, उतना ही वो उस भंवर में फंसते जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जब भंवर में फंसता है इंसान, हाथ पैर मारता भी है, तो गलत जगह, मतलब उसको सूझता ही नहीं है कि मैं करूं तो क्या करूं। तो हो सकता है इस भंवर में मोदी जी डूबते चले जाएं। हाथ पैर मार रहे हैं, जो ये आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये भी एक उसी का हिस्सा है कि दलदल में डूबने से पहले वो एक नकली दिखा रहे हैं कि मोदी जी, क्योंकि नेता के साथ साथ एक अभिनेता भी है, तो वो अभिनेता बहुत अच्छे हैं जो इस टाइम कर रहे हैं, ये जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये सारा अभिनय है। अंदर खाने में हिले हुए हैं मोदी जी और घबराहट है। तो अब ये जो चुनाव आएंगे, इसमें मैं तो नहीं मानती हूं कि
बीजेपी का कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होने वाली है, क्योंकि मोदी जी सिंगल हैंडेडली चुनाव जिताते हैं। और पूरी भाजपा जिसको कहते हैं कि बड़ी निफराम निश्चिंत हुई बैठी थी, हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है नेताओं को, अपना मोदी जी जिता देंगे। अब मोदी जी तो खुद ही हिले पड़े हैं। अब मोदी जी क्या कर पाएंगे और क्या करवट बैठेगा अभी ऊंट, किसी को नहीं पता है ये अडानी का ऊंट किस करवट बैठेगा, तो इंतजार कीजिए। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इंतजार कीजिए। कई लोग कहते भी हैं, कई सारे साथी लिखते भी हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि आप भले ऊपर आपके आंकड़े जो हैं मतलब सेकंड पोजीशन पे चले गए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जब आप देते रहे हैं तो शायद वहां आपकी सच्चाई नहीं आई है सामने। कई लोग बात करते हैं उन पांच राज्यों के हमारे एग्जिट पोल की, जिसमें उत्तर प्रदेश भी था और दूसरे राज्य भी थे पिछले साल, लेकिन वो भूल जाते हैं उससे पहले के एग्जिट पोल के हमारे आंकड़े और उसके बाद के एग्जिट पोल के आंकड़े। खैर, आप लोग जो हमारे दर्शक जो साथी लगातार देखते हैं इस कार्यक्रम को और लगातार पिछले 4-5 साल से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको पता होगा कि कितने एग्जिट पोल हमने सही किए, कितने एग्जिट पोल हमने गलत किए। लेकिन यहां बात दांव की नहीं है, बात यहां देश दांव पे है उसकी है, और उसकी चर्चा जरूरी है। जब हम कह रहे हैं कि त्रिपुरा में स्थिति बहुत अच्छी नहीं, हमारे एक साथी हैं जो कह रहे हैं कि किस बिना पे, किस बल पे आप कह रहे हैं पूर्वोत्तर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। स्थिति तो उत्तर प्रदेश की भी अच्छी नहीं थी। मैं आज भी कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति भी अच्छी नहीं थी बीजेपी की, लेकिन बीजेपी वहां सरकार बना गई। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो क्या जो हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं, आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में 90 में से 71 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 90 में से 71 विधायक कांग्रेस के हैं, और कल को अगर वहां बीजेपी सरकार बना लेती है, हम तो आज भी कह रहे हैं कि बहुत मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है इस वक्त, लेकिन अगर सरकार बना लेती है तो क्या करेंगे? राजीव जी, आप गलत हो गए, डीबी लाइव गलत हो गया, डीबी लाइव में बैठे हुए सारे पैनलिस्ट गलत हो गए भाई। उसके इर्द गिर्द ये जो इजराइल है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं एक एपिसोड में, ये जो ईवीएम है जिसकी चर्चा हम करते रहते हैं, उसकी चर्चा भी तो आप लोग सोचिए, उसकी भी तो कीजिए, उस पर भी सोचिए। लेकिन यहां उन सब की बात करने से अलग हम और हमारे पैनलिस्ट साथी जो बात करते हैं वो ये है कि जो कुछ है, जो धरातल पे है, उसकी चिंता करते हैं, उसकी बात करते हैं। हम पत्रकार हैं, हमारा काम भविष्यवक्ता के रूप में नहीं है, हमारा काम जो है वो तथ्यों के आधार पर आप तक बात पहुंचाना है, वही हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर तथ्यों के आधार पर बात आज हम पहुंचा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि त्रिपुरा में जो तीसरी पार्टी है वहां पे वो जबरदस्त आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब वहां अगर गलत हो जाए, अलग हो जाए तो क्या करेंगे भाई? वहां सब कुछ है, वो रोना विपक्षी दल भी रोते हैं ईवीएम का, वो रोना जो है, जो इजराइल की कंपनी टीम होहे, जिसको जॉर्ज भी कह रहे हैं, तो टीम होहे क्या कुछ कर रही है, उसका इंडिया में कैसा है, ये सब आप लोग अगर जो हमारे साथी बाद में जुड़े और जो उस एपिसोड को नहीं देखे वो देख सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के मीडिया में उस चीज को कतई नहीं दिखाया गया, कहीं नहीं दिखाया गया। हमने दिखाया था, बड़ी हिम्मत करके दिखाते हैं, रखते हैं। आज यही बात हम समझने की यहां कोशिश कर रहे हैं कि क्या आखिर इस अधिवेशन से पहले छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का महाधिवेशन होने जा रहा है, उससे पहले आखिर ये छापेमारी के पीछे क्या कारण है? क्या ये कांग्रेस की बेचैनी है, माफ करें बीजेपी की बेचैनी है, या कांग्रेस को डराने की बात नहीं, जनता को डराने की बात होती है? क्या ये जनता को डराने की बात है? यह समझने की कोशिश करते चाहता हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इस पर आप अपनी बात रखिए। जो बात मैं रख रहा था शायद और अच्छी तरह से आप रखेंगे, और समझने समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं थी, कमलनाथ की सरकार थी, और वहां से तोड़ करके ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर चले जाते हैं वहां, तो इसमें राहुल गांधी की गलती है। अगर सचिन पायलट अपने 18 विधायकों को लेकर पहुंच जाते हैं इधर गुड़गांव में बैठते हैं, मानेसर में बैठते हैं, तो क्या राहुल गांधी की गलती है? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोगों की अपनी भी तो इज्जत होती है। पॉलिटिक्स में सब कुछ यही तो नहीं है कि हाँ इधर से उधर, उधर से इधर कर लें। जैसे आज ही एक साथी नीतीश कुमार के गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा 2 बार पहले जा चुके हैं, 2005 और 2013 में, अब फिर चले गए, फिर आ जाएंगे, ऐसे ही होता रहता है। जरा समझना चाहता हूं आपसे। देखिए राजीव जी, मैं एज ए पैनलिस्ट अपनी एक कमजोरी बताता हूं और अपने सब पैनलिस्ट की कमजोरी बताता हूं। हम लोग जब विश्लेषण करते हैं अदानी पर तो पहुंच जाते हैं
कांग्रेस, राहुल गांधी ने ये नहीं किया, सपा ने ये नहीं किया, आरजेडी ने। जरा कल्पना कीजिए आप राहुल गांधी की जगह होते तो क्या करते। देखिए, वास्तविकता में जब आपके जितने भी समर्थक हैं उनके घर पर 1.5 साल रेड करके उनको जेल में रखा जा रहा है, पत्रकारों को और जो रिपोर्ट दिखाता है उसको जेल में रखा जा रहा है। बहुत बिरले लोग ऐसे हैं जो इतने हिम्मती हैं जो कि उस चीज का सामना कर सकते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था केवल वो लोग मेरे साथ रहें जो निर्भीक हों, जो डरे नहीं। अब आप एक चीज और देखिए, 1977 में जो पासा पलटा था, पूरी लहर बदली थी जब कांग्रेस और डेमोक्रेसी बनी थी और बाबू जगजीवन राम और हेमंती नंद बहुगुणा ने कांग्रेस छोड़ी थी। मैं आपको लिखित देता हूं, और उसका वानगी मिल गई है कर्नाटका में। आज कर्नाटका में 3 बहुत बड़े बीजेपी के नेता, बहुत बड़े नेता, अपने समुदाय के, अपने क्षेत्र के बड़े नेताओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। आज की तारीख में किसी विधायक की, किसी के बड़े आदमी की, किसी पूंजीपति की हिम्मत नहीं है कि वो कांग्रेस का समर्थन कर सके। राहुल गांधी की ये बेबसी है। और जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होगा, लिखित ले लीजिए, आज जैसे कर्नाटका के अंदर हो रहा है, और जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होगा कर्नाटका का, 20-25 विधायक बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाएंगे। जिस दिन महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा, 40 लोग छोड़ के कांग्रेस में, क्योंकि चुनाव संहिता लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। और इस बार इंटरनेशनल मीडिया भी हिंदुस्तान में आके इलेक्शन को देखेगा कि जिस देश में इतना लोकतंत्र मर चुका है कि 50,000 रुपए बैंक अकाउंट में आ जाता है, ईडी रेड कर देती है, सीबीआई रेड कर देती है, और लाखों करोड़ों का मामला है, पूरे विश्व की सारी वित्तीय संस्था और देश बोल रहे हैं कि घपला है, यह विश्व का सबसे बड़ा एक आपराधिक केस हो गया है, उसकी रेड नहीं हो रही है, उससे पूछताछ नहीं हो रही है, वो आराम से घूम रहा है। डर का माहौल है, और ये डर का माहौल उस दिन खत्म होगा। ऐसे ऐसे लोग बीजेपी छोड़ेंगे राजीव जी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये छोड़ेंगे तब जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, जब उनको पता चल जाएगा दंडात्मक काम नहीं हो सकता, और अफसरों को भी ये पता चल जाएगा कि सत्ता बदलने वाली है, और सत्ता के बदलने के बाद जिन लोगों ने चाटुकारिता की है वो भी ईडी के रास्ता दिखा दिया है बीजेपी ने। कांग्रेस नहीं उतना करती थी, लेकिन अब मेरे को लगता है जो भी सत्ता में आएगा उसने रास्ता देख लिया है, मौत का रास्ता देख लिया है। और जो आज इन लोगों के साथ हो रहा है, जैसे पहले आपके प्रकरण मैंने कहा था, 2 बेडरूम हाउस है, 1 बेडरूम की रोज सफाई होती है, 1 बेडरूम में झाड़ू नहीं लगी है 9 साल से, अब दूसरे बेडरूम की रोज झाड़ू लगेगी 2024 के बाद। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो बात आज जयराम रमेश ने कही, बहुत आसान शब्दों में उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि 95% छापे विपक्षी नेताओं के सामने, नेताओं के ऊपर पड़े हैं, और हेमंता बिस्व शर्मा जैसे लोग जो पहले जिनके यहाँ ईडी के छापे पड़े थे, इनकम टैक्स के छापे पड़े थे, तमाम घोटालों में जिनका नाम शुमार था, जैसे ही वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन से गुजरे तो वो एकदम दूध के धुले हो गए और मुख्यमंत्री भी बन गए। तो एक तो बात है कि ईडी का काम है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम है कि काले धन के प्रवंचन को रोकना, लेकिन वो प्रवंचन केवल नेता करते हैं ये बात तो है नहीं, उसमें उद्योगपति भी होंगे, लेकिन उद्योगपतियों पर छापे कम है, व्यवसायियों पर छापे कम है, नेताओं पर ज्यादा। और नेताओं पर जो है 95% नेता उन पर है जो विपक्ष में है, या बीजेपी में जो 5% होंगे वो होंगे जो माननीय गृह मंत्री की मित्र सूची में नहीं होंगे। तो जो 95% छापे पड़ रहे हैं ये स्पष्ट है। दूसरी बात, पहले के 8 साल में अगर 108, 100, 125 छापे पड़े और अब 3000 छापे पड़े हैं अगले 8 साल में, तो ये बताता है कि इस देश में ईडी का उपयोग किस तरह से राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, और चुनावी हथकंडे के लिए, चुनाव जीतने के लिए, चुनाव के माध्यम के रूप में ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। ये हमारी संवैधानिक संस्थाओं के साथ नाइंसाफी है और लोकतंत्र के साथ नाइंसाफी है। इसे लोग देख रहे हैं और नतीजा सामने है। चुनाव आने वाला है, बीजेपी में बेचैनी इसीलिए कि अब क्या होगा, इसलिए किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से कांग्रेस को दबाओ, ममता बनर्जी को दबाओ, या विपक्ष के उन नेताओं पर दबाओ जो कल को हमारे सामने खड़े हो सकते हैं। कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा छापे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर पड़े हैं, तो जो लोग बीजेपी के खिलाफ हैं उन सब पर छापे हैं।
कांग्रेस चूंकि नेतृत्व कर रही है, सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष की नंबर 1 पार्टी है, इसलिए कांग्रेस उनके निशाने पर है। लेकिन बड़ी चूक उन्होंने कर दी है छत्तीसगढ़ में, ऐसा मुझे अभी भी लगता है। राजीव जी। शकील अख्तर जी, दबाव बीजेपी पर साफ है, इसलिए क्योंकि बीजेपी एक प्रतिक्रिया, और वो ऐसी प्रतिक्रिया कहें या क्रिया कहें, जो भी कहें, क्योंकि दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया है नहीं। अगर आप ईडी भेज रहे हैं, सीबीआई भेज रहे हैं, आईटी भेज रहे हैं, अलग अलग ढंग से, हमने अभी बीबीसी के ऊपर देख लिया, अब सर्वे कहिए, रेड कहिए, जो भी कहिए, लेकिन आपने 3 दिन तक, और उन लोगों को टॉर्चर भी, अंदर से जो खबर आ रही थी, और इस बात को बीबीसी ने भी कहा है कि टॉर्चर तक किए गए, प्रसारण को रोकने की कोशिश हुई आईटी की तरफ से। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो एक जो कमजोरी है बीजेपी की, इसे कमजोरी हम अगर विश्लेषण कर रहे हैं तो हम कमजोरी ही मानेंगे। ये बेचैनी कमजोरी इसलिए है क्योंकि आप ईडी भेज रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ढाल बना करके आप वहां भेज रहे हैं। लेकिन सवाल यहां ये है कि उसकी कमजोरी को कई लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं, ये मजबूती है, देखो कांग्रेस डर कर चुप है, देखो दूसरे दल जो हैं वो डर के चुप हैं। त्रिपुरा की पार्टी का नाम मैं भूल रहा था, लेकिन हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, मेघवाल जी ने, टिपड़ा जो पार्टी है वहाँ की, त्रिपुरा वाली आदिवासी, वो और बहुत महत्वपूर्ण है, टिपरा मोथा, और बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है और बिल्कुल किंग मेकर की भूमिका में है। बिल्कुल सही लिख रहे हैं। और वहां से जो खबरें आ रही हैं, और जो साथी त्रिपुरा से हमें देखते हैं, वो भी इस बात की बताते हैं इस बात को कि हाँ, ऐसे ही हो रहा है जो आप कह रहे हैं। कई लोग हैं जो पहचान के हैं, वो भी बताते हैं। तो खैर, बात मैं वहाँ त्रिपुरा की नहीं कर रहा हूँ, बात मैं ओवरऑल कर रहा हूँ और समझने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ कि जो ढाल बना करके पेश किया जा रहा है, और उस चीज़ को समझने की जगह हम दूसरी चीज़ समझ रहे हैं। क्या आज की तारीख में मध्य प्रदेश में आप आंख मूंद करके कह सकते हैं कि शिवराज सिंह की सरकार वापस आ रही है? क्या आप कर्नाटक में आंख मूंद के कह सकते हैं कि वहां पर लौट करके एसआर मुंबई की सरकार आ रही है, यानी बीजेपी की सरकार आ रही है? 2 ही जगह की बात कर लें, छोड़ दीजिए, और राजस्थान की बात छोड़ दीजिए, वहां जा रही है मान लिया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जा रही है कांग्रेस की सरकार मान लिया, चलिए, लेकिन इन जगहों पे जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां लौट के आ रही हैं, ये दावा कर सकते हैं। हमारे तमाम साथी जो देख रहे हैं, जो हमें पसंद करते हैं, हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, वो भी, जो नहीं करते हैं वो भी, जो इस पक्ष के हैं चाहे उस पक्ष के हैं, दावे के साथ कह सकते हैं क्या कि कांग्रेस कर्नाटक में बीजेपी फिर से आ रही है? जरा बताइए आप। जी देखिए राजीव जी, अभी आप जो त्रिपुरा के संदर्भ में कह रहे थे कि आपने जो कहा है कि वहाँ पे बीजेपी हार सकती है, और कुछ लोगों का जो रिएक्शन था या जिन लोगों ने कुछ कहा है, तो ठीक यही बात जो आज अभी कह रहे थे आप, वो राहुल गांधी ने यात्रा शुरू होने से पहले दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग थी उसमें कही थी। राहुल ने ठीक यही बात कही थी कि मैंने इतनी मेहनत की, कांग्रेस ने इतनी मेहनत की, मेरे छत्तीसगढ़ के नेताओं ने इतनी मेहनत की, और जो आप बता रहे थे कि 90 में से 71 सीटें हम जीत के लाए, ठीक यही बात वो कह रहे थे। और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो हमारे पास एक भी नहीं। तो राहुल ने सवाल उठाया था कि क्या कारण है वो। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी ईवीएम का या दूसरी चीज़ों का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या वो अपना काम ठीक से कर रही हैं, जिसमें चुनाव आयोग भी शामिल है। अभी आपने देखा कि शिवसेना ने, जो अब तो उसका नाम भी ले लिया, संजय राउत ने साफ साफ कहा है, कितने हजार करोड़, हमें तो याद भी नहीं रहता कि कितने हजार करोड़ रुपए की डील हुई है, जिसके तहत शिवसेना का नाम और शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो दे दिया गया। आप कल्पना कीजिए कि शिवसेना ठाकरे के अलावा किसी और की हो सकती है, ये महाराष्ट्र की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कोई कहे कि बीजेपी संघ की नहीं है जी, या जैसा कि अभी इन्होंने किसान कानून बनाए थे जिसमें कहा था कि जो फसल है वो किसान की नहीं है। बिल्कुल। तो राहुल गांधी ने ये बड़ी स्पष्ट बात कही थी जो आप कह रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश का भी उदाहरण दिया था कि वहां हमने सरकार बनाई, और अगर कोई, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए थे 20-20 करोड़, अगर कोई 20-20 करोड़ में विधायक ले जाए तो हम क्या करेंगे। तो स्थितियां जो हैं वो खराब हैं, और इसको कांग्रेस भी समझ रही है, इसको मीडिया भी समझ रहा है, इसको देश की जनता भी समझ रही है कि ये
जो सब कुछ हो रहा है, ये एक जो आप कह रहे थे कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, तो ये एक पैनिक रिएक्शन है, ये घबराहट है, असुरक्षा की भावना है एक उसके अंदर। और जब आदमी असुरक्षित महसूस करता है तो फिर वो घबराहट में, पैनिक रिएक्शन में, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम यहाँ देना नहीं चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे विवाद पैदा हो जाते हैं उसके लेकर। लेकिन आपने देखा होगा कि पैनिक रिएक्शन कब होते हैं, तो वो होते हैं अब जो छत्तीसगढ़ का मामला है, जो ईडी के छापे पड़े हैं, तो आप देखिए कि जो कांग्रेस का जो प्लेनरी है, जिसे पूर्ण सत्र कहते हैं, जो 5 साल में एक बार होता है या जब भी नया अध्यक्ष चुना जाता है तो उसको स्वीकृति देने के लिए आईसीसी के मेंबर जाते हैं और उसको स्वीकृति देते हैं। कि कांग्रेस का प्लेनरी या पूर्ण सत्र हमेशा से दुनिया भर में चर्चित रहा, पूरी दुनिया की आंखें इस पे लगी रहती थी, भारत की आंखें इस पे लगी रहती थी। सबसे बड़े जो हिंदुस्तान में, आज के नहीं इससे पहले भी जो क्रांतिकारी फैसले हुए हैं वो कांग्रेस के प्लेनरी में हुए हैं। हम ये बताना नहीं चाह रहे थे, जिक्र आ गया तो बता रहे हैं जी। पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। और भारत छोड़ो ये कहां पास हुआ था? कांग्रेस के प्लेनरी में, बॉम्बे में, कांग्रेस के प्लेनरी में ही हुआ था ये। अभी मीनू जी शायद जिक्र कर रही थी कि अनाज के गोदाम खाली हो जाएंगे, तो ये अनाज के गोदाम भरे किसने थे? इंदिरा गांधी ने, हरित क्रांति के जरिए। आपको तो याद होगा, सबको याद होगा कि अमेरिका ने अपने जहाज वापस मंगा लिए थे जो अनाज से आ रहे थे, और इंदिरा गांधी ने उसी टाइम अपने कृषि वैज्ञानिकों को बुलाया और कहा कि कृषि का उत्पादन इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ना चाहिए कि हम दूसरों को दे सकें। और नतीजा सबको मालूम है, आज जो 5 किलो अनाज बट रहा है और जो इतनी बातें हो रही हैं, ये किसने किया था? हरित क्रांति कौन लाया था इस देश में? ये जो दुनिया के बड़े बड़े फैसले हैं, ये कांग्रेस के प्लेनरी में हुए, इसके ऊपर दुनिया की निगाहें होती थी। ये फैसले इंदिरा गांधी ने किए, ये कांग्रेस ने किए, यूपीए ने किए। फूड सिक्योरिटी की आज जो बात हो रही, फूड सिक्योरिटी योजना लाया कौन था? सोनिया गांधी, यूपीए में, यूपीए अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने पास करवाया था इसको जी। तो पैनिक रिएक्शन के तहत ये जो छत्तीसगढ़ में छापे हो रहे हैं या दूसरी चीजें हो रही हैं, ये होंगे और हमको लगता है कि 2024 तक ये लगातार होते रहेंगे। लेकिन इसके बारे में हम लोग चर्चा करें, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी, जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज को इन पे चर्चा करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, मगर करना क्या चाहिए ये सोचने का काम उनका है, जो हम कह रहे थे। और सबसे अनिवार्य काम जो है कि जब तक आपके हाथ में सत्ता नहीं आएगी, इंदिरा गांधी के पास ताकत थी तो उन्होंने हरित क्रांति कर दी, नहीं तो अमेरिका जहाज लौटा ले जाता, कुछ भी होने वाला नहीं था। फूड सिक्योरिटी सोनिया गांधी कभी नहीं कर पाती, मनरेगा सोनिया गांधी कभी नहीं कर पाती, महिला बिल सोनिया गांधी, सत्ता थी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको ये कहना कि यात्रा इसलिए थी, उसलिए थी, हम व्यक्तिगत तौर पे इसको कभी नहीं मानते हैं। हमारा कहना है कि राजनीतिक यात्रा थी, और राजनीतिक यात्रा का मतलब होता है कि जनता को कुछ देने के लिए, उसके लिए आपको जो करना है, उसके लिए आपको चुनाव जीतना पड़ेगा और सारी जो शक्ति है उसी में लगाना पड़ेगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, चुनाव जीतना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि पूरी शक्ति लगा करके आपको लड़ना होगा। लेकिन ये जो अधिवेशन प्लेनरी जो यहाँ 24 से 26 तारीख तक रायपुर में है, उससे पहले ईडी की छापेमारी एक जगह नहीं 12 जगहों पे, अलग अलग विधायकों, कार्यकर्ताओं, उनके घर पर, उनके दफ्तर में, इसके क्या मायने हैं उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। मायने बहुत हैं, लेकिन बेचैनी है मायने के अंदर, मायने ढूंढने की कोशिश। और जब मायने ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि बीजेपी बेचैन है। बेचैन इसलिए है कि इस साल 9 राज्यों में चुनाव करवाना है, जिसमें से 3 राज्य में चुनाव हो रहे हैं ऑलरेडी, और वहां भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मानिए या नहीं मानिए, सरकार तो आप बनाते ही हैं, आप बनाएंगे सरकार। आप मध्य प्रदेश में सरकार बना गए, आप कर्नाटक में सरकार बना गए, आप और भी कई जगह सरकार बनाएंगे, आपने पूर्वोत्तर में सरकार आप हो सकता है बना लेंगे। हो सकता है कई सारे साथी लिखते हैं कि नहीं आप किस बिना पे, किस आधार पे कह रहे हैं, लेकिन जो धरातल पे है, जो जमीनी हकीकत है, लोगों की जो परेशानियां हैं, उनको आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मीनू जी जो कह रही थी कि अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो 80 करोड़ 82 करोड़ लोगों को आप पहले 5 किलो देते थे, अब 4 किलो देंगे। इस बार से जो आपने घोषणा की है, 4 किलो अनाज 20 किलो महीने में,
और उस 20 किलो अनाज परिवार को आप देंगे तो कहां से लाएंगे? आप अभी शकील अख्तर जी आप बता रहे थे कि राइट टू फूड की बात, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके अलावा आधार, उसके अलावा मनरेगा, ये 5 महत्वपूर्ण चीजें यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल की हैं। उसी को तो आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसी को भुना रहे हैं। आप भी कुछ ले आइए, कम से कम राइट टू मीडिया तो ले आइए, कम से कम मीडिया वाले खुल के बोल पाए, इतना कर दीजिए। और कुछ नहीं करना है तो यहाँ तो पैसा नहीं लगने वाला इतना कर दें, क्योंकि और नहीं तो इतना तो कर दें कि हाँ मीडिया वालों को मारा पीटा नहीं जाएगा, जैसा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे थे। या हम भी अपना नाम, अपने नाम के नीचे पॉलिटिकल एडिटर लिखना, पॉलिटिकल एनालिस्ट लिखना शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। एक सलाह आपकी बहुत अच्छी है और ये सलाह कई जगह मैं यूज भी करता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कि मैं खुल अगर मेरे से कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं तो मैं नहीं बताता हूँ कि मैं पत्रकार हूँ। ये तो मैं कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं पत्रकार हूँ, वरना पता नहीं कौन कहाँ पीट बैठे, इस पक्ष वाला या उस पक्ष वाला, दोनों पक्ष में पत्रकार तो पिट ही रहे हैं। खैर, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे तमाम साथी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, मीनू जैन जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में हमारे यहाँ स्टूडियो में बैठे हमारे वरिष्ठ साथी शकील अख्तर जी। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं, कुछ सीरियस बातें, कुछ हंसी मजाक की बातें, लेकिन बात जो है वो वहीं तक पहुंचती है जहां पहुंचनी चाहिए, और वो है कि देश की छाती में छेद ना हो, क्योंकि दिल वही है और उसमें छेद ठीक नहीं है, यानी धड़कन बंद तो सब कुछ बंद। आप और हम कोशिश यही करें कि दिल धड़कता रहे और जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज आते जाते रहेंगी और वो अपना काम करते रहेंगी, रोटियां सेकती रहेंगी, जो सियासी दल हैं वो करते रहेंगे वैसा, लेकिन हम और आप मिलकर के आगे बढ़ें, ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा और कल शाम का इंतज़ार रहेगा आप